हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया, सब मौज है। तो चलो आज का क्लास शुरू करते हैं। भैया आज आप क्या कराने वाले? एक्चुअली आज मैं आपके साथ शेड्यूल 3 का डिस्कशन करना चाहता हूं। शेड्यूल 3, हाँ, कंपनीज एक्ट 2013 जो है ना, उसमें शेड्यूल 3 में अपना जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है ना कंपनी का, फाइनल अकाउंट्स, वही ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बचपन से बनाते हैं, हाँ, उसका पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है। क्योंकि हमें सब कुछ कंपनीज के व्यू पॉइंट से पढ़ना है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना आना चाहिए, अपने को फॉर्मेट आना चाहिए, क्योंकि हर चैप्टर में आपको फॉर्मेट यूज करना पड़ेगा। तो उसको लेके पूरा डिस्कशन करना है, क्योंकि ये डिस्कशन अगर पहले हो जाए तो क्या है ना कि बाकी सारे चैप्टर्स में तकलीफ नहीं होगा। तो इसीलिए डिस्कशन हम लोग सबसे पहले कर रहे हैं। तो भैया अभी जो हम लोग कर रहे हैं वो क्या सीख रहे हैं भैया? ये है शेड्यूल नंबर 3 के बारे में चर्चा करेंगे। शेड्यूल नंबर 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। कॉपी निकालो, कॉपी निकालो। आपको तो पता है मेरे साथ लिखने का काम बहुत करना पड़ता है, क्योंकि सब कुछ मैं जो बोलूंगा मैं लिखाऊंगा। हाँ, सेक्शन 129 ये अपने को पढ़ना है सर। भैया क्या बोलना क्या चाह रहे हो, सीधा सीधा बताओ ना। मैं नाम वाम लिख दिए, कुछ बता नहीं रहे हो ठीक से, बस देख रहे हो हम लोग की तरफ। सुनो, एक्चुअली जो कंपनीज एक्ट 2013 है ना, उसमें जो शेड्यूल 3 है वहां पर कंपनीज के फाइनल अकाउंट्स का फॉर्मेट बताया है। अच्छा भैया, अभी लिखना नहीं है, अब मैं बोलूंगा तभी लिखना। ये जो कंपनीज एक्ट 2013 है ना, मैं बोल रहा हूं इसमें जो शेड्यूल 3 है ना, यहां पर फाइनल अकाउंट्स का फॉर्मेट दिया है। एक्चुअली ये लोग क्या किया है, जब फॉर्मेट दिया है ना उसमें दो डिवीजन बनाया है। एक का नाम रखा है डिवीजन 1 और एक का नाम रखा है डिवीजन 2। मतलब डिवीजन 1 में फाइनल अकाउंट्स बनाने का एक अलग फॉर्मेट दे रखा है, और डिवीजन 2 में भी फाइनल अकाउंट्स बनाने का एक अलग फॉर्मेट दे रखा है। फिर फाइनल अकाउंट्स का दो दो फॉर्मेट। हाँ, डिवीजन 1 में बैलेंस शीट पीएल का फॉर्मेट दिया, डिवीजन 2 में भी, और दोनों अलग अलग है। तो भैया हमको दोनों बना के दिखाना पड़ेगा। सुनो ना, सुनो ना, पहले सुनो ना, हाइपर क्यों हो जाते हैं थोड़ा थोड़ा। अब आप शायद जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं बता देता हूं। अपने देश में आज के दिन में दो सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स चल रहे हैं। एक है जो है कंपनीज एएस रूल्स 2006, और एक चल रहा है कंपनी इंड एएस रूल्स 2015। ये दो चल रहे हैं सर। सीधा सीधा बात है, ये पुराना वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है और ये नया वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अपने देश में। आपके इंटरमीडिएट लेवल में ये पुराना स्टैंडर्ड्स हमें पूरा सीखना है, जबकि सिलेबस का परव्यू है उसमें पुराना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, वो तो इन डिटेल अपने चर्चा करेंगे। और इन डेज का चर्चा फाइनल लेवल में जाके करने का है, ज्यादा वहीं पर आएगा। यहां पर हो सकता है मैं कई बार बोलूं, पर ज्यादा चर्चा फाइनल में ही है इसका, डिटेल में। तो भैया सुनो, तो इसका मतलब अपने भैया ये दो स्टैंडर्ड्स है, तो कौन यूज करता है? तो कुछ कंपनीज है जिनके ऊपर पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल है, कुछ कंपनीज जिनके ऊपर नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल है। हाँ, एक जनरल ऐसे बोल सकते हैं, जो छोटा स्मॉल कंपनी नहीं तो छोटा छोटा कंपनी है तेरी की। ये क्या हो गया? ओहो, जल्दी घूम। जो कंपनी, ये जो कंपनी है ना, ये लोग छोटे छोटे कंपनी है जो लोग के ऊपर एएस रूल्स रखता है, और जो बिग बिग कंपनी, बड़े बड़े कंपनी है, उनके ऊपर इंडियस रूल लगता है। एक जो छोटा सा ऐसे बोल सकते हैं कि जिस कंपनी का नेटवर्थ, सुनते रहना मैं सब लिखा दूंगा, जिस कंपनी का नेटवर्थ 250 करोड़ से कम होता है ना, वो लोग के ऊपर एएस रूल्स अप्लाई होता है। जिस कंपनी का नेटवर्थ 250 करोड़ से नीचे है, 250 करोड़ से नीचे है, उसके ऊपर तो लग जाता है तुम्हारा एएस रूल्स। और फिर इंडेस रूल कौन है? जिसके ऊपर एएस रूल नहीं लगा वो इंडेस है, यानी वो कंपनी जिसका नेटवर्थ, टर्नओवर नहीं बोल रहा हूं, नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे ज्यादा है, उसके ऊपर लगता है एएस रूल्स।
तो भैया नियम क्या है, बोलता है जो कंपनी के ऊपर एएस रूल्स एप्लीकेबल है ना, वो लोग डिवीजन 1 का फॉर्मेट से फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे, और वो कंपनी जिनके ऊपर इंड एस रूल एप्लीकेबल है ना, वो लोग डिवीजन 2 से फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे। अच्छा अच्छा, जिनके ऊपर एएस रूल है डिवीजन 1, जिनके ऊपर इंड एस रूल है वो डिवीजन 2 यूज कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, सही बोल रहे हैं भैया। हमें कौन सा पढ़ना है, हमारे लिए डिवीजन 1, क्योंकि हमारे लेवल में अभी सिर्फ और सिर्फ कंपनी एएस रूल डाल रखा है इन डिटेल, आपका सिलेबस आप देख ही रहे हो, तो उसमें ना डिवीजन 1 यूज करना है आपने। तो यानी अगर सिलेबस का चर्चा करें तो हम लोग को डिवीजन 1 इन डिटेल्स पढ़ना है। तो मेरा आज का कहानी होगा कि मैं आपको डिवीजन 1 का बहुत सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आपको बताना चालू कर दूंगा। मेरा बात समझ में आ रहा है, डिवीजन 1 का सिखाएंगे। पर ये डिवीजन 1 के अंदर जो फॉर्मेट में आपको सिखाऊंगा ना, उस डिवीजन 1 का भी 2 पार्ट है एक्चुअली, एक पार्ट 1 है और एक पार्ट 2 है। पार्ट 1 के अंदर बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया हुआ है और पार्ट 2 में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का। एक्चुअली क्या था, पहले ना ट्रेडिंग पीएल अकाउंट बनता था, आप लोग शायद बचपन में वो सोल प्रोप्राइटरशिप फाइनल अकाउंट्स बना के आए, उसमें से टी शेप का ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाते थे। अब ऐसा नहीं बनता है, जैसा शेड्यूल 3 में बोला है वैसा फॉर्मेट बनेगा। अब बस अब अकाउंट फॉर्मेट में नहीं बनता, स्टेटमेंट फॉर्मेट में बनता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनता है। अच्छा 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 अच्छा, तो भैया हम लोग को बात किसका करना है, हम लोग को मतलब डिवीजन 1 का पार्ट ए सीखना है कि पार्ट बी? अरे दोनों पार्ट, बैलेंस शीट पीएल दोनों का फॉर्मेट सीखना है। पर इसमें कुछ छोटा छोटा सा पॉइंट्स है, मैं पहले कुछ बता के जाना चाहता हूं, पहले सुन लो भैया। कुछ मैं जनरल इंस्ट्रक्शंस बताता हूं जो शेड्यूल 3 में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है शेड्यूल 3 में, क्या लिखा हुआ है शेड्यूल 3 में? सबसे जो पहला पॉइंट है ना, वो प्रेजेंटेशन को लेके बोला गया। किसको लेके भैया? प्रेजेंटेशन। शेड्यूल 3 में बोला है सबसे पहला कि जो फॉर्मेट दिया वही फॉर्मेट कंपनी लोग यूज करेगा। ऑब्वियसली कौन सा कंपनी, वो मैंने आपको बता दिया। फिर बोलता है कि अगर कभी ऐसा हो जाए कि शेड्यूल 3 और जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के जो रूल्स हैं उसमें प्रेजेंटेशन को लेके टकरार हो जाए, शेड्यूल 3 कुछ और बोल रहा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुछ और बोल रहा है, तो शेड्यूल 3 में बोला है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड शुड प्रिवेल। अरे ऐसे बोलो ना, अगर प्रेजेंटेशन लेके शेड्यूल 3 में और एएस में लड़ाई हो जाए तो विजेता कौन है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जैसे बोलेगा वैसे प्रेजेंटेशन कर दिया जाएगा। यानी ये बोल रहे हैं शेड्यूल 3 में जो फॉर्मेट दिया हुआ है उसमें चेंज करेंगे एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर कोई भी हेडिंग ऐड करने बोले कि शेड्यूल 3 में एक फॉर्मेट दिया हुआ है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखा ये हेडिंग ऐड कर दो, तो कर देना। अगर वो बोलेगा कि ये हेडिंग डिलीट कर दो, ये नहीं करेंगे, तो डिलीट कर देना। कोई हेडिंग को रिप्लेस करने बोलते, रिप्लेस समझते हो ना, हाँ, पुरानी के बदले नया, तो कर देना, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलेगा तो मानना पड़ेगा। यानी पॉइंट नंबर 1 दिमाग में ये रखना है कि अगर प्रेजेंटेशन को लेके शेड्यूल 3 में और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बीच में अगर डिफरेंसेस हो जाएं, शेड्यूल 3 कुछ और बोल रहा है, एएस कुछ और बोल रहा है, तो किसका बात सुनेंगे? एएस का बात सुनेंगे। यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से ही बनेगा। मतलब शेड्यूल 3 का फॉर्मेट हल्का फुल्का चेंज हो सकता है अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोल दे तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में अगर कोई हेड ऐड करने बोला है तो ऐड कर देना, कोई डिलीट करने बोला है डिलीट कर देना, समझ रहा है ना? और अगर कोई रिप्लेस करने बोल रहा है तो तुम रिप्लेस कर देना। अच्छा 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 अच्छा, तो ऐड डिलीट रिप्लेस सब हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा पॉइंट सर, दूसरा पॉइंट सर, शेड्यूल 3 जो है ना, शेड्यूल 3, हाँ, शेड्यूल 3 में ये लोग बोल रहा है कि आप जो भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनाएंगे ना, फॉर्मेट में जो भी आइटम लिखेंगे ना उसको क्रॉस वेरीफाई करके नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाइएगा। कहां पर? नोट्स टू अकाउंट्स में क्रॉस वेरीफाई करके दिखाइएगा। हम नहीं समझे भैया, क्रॉस वेरीफाई मतलब मान लो आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट दे दिया, अब उसमें पहला आइटम मान लीजिए आपने शेयर कैपिटल लिखा, तो बोलता है यहां शेयर कैपिटल का सिर्फ आप यहां पेड वैल्यू दिखा दो, मान लो 10 करोड़ रुपए है, यहां कुछ डिटेल मत करो। अब इसका डिटेल्स आपको यहां पर नोट्स टू अकाउंट्स, एक नोट्स अकाउंट्स बोल के अलग पेज में है, उसमें जाएंगे और वहां पर अपने लोग पूरे शेयर कैपिटल का डिटेल्स दिखाएंगे। तो हर एक आइटम जो आप बैलेंस शीट में लिखते हो
उसको क्रॉस वेरीफाई करके दिखाना पड़ेगा नोट्स टू अकाउंट। मतलब फिगर आया ही कैसे? अगर मान लो आपका एसेट साइड में लिखा हुआ है एक इन्वेस्टमेंट 5 करोड़, तो यहां तो 5 करोड़ लिख दो, किंतु नोट्स टू अकाउंट्स में आप पूरा डिटेल दिखाओ 5 करोड़ कहां है, कितना शेयर में इन्वेस्ट है, कितना डिवेंचर में इन्वेस्ट है, कितना बॉन्ड में इन्वेस्ट है, कितना गोल्ड में इन्वेस्ट है, कितना सिल्वर, तो आपको पूरा वो डिटेलिंग दिखाना पड़ेगा। तो क्रॉस वेरीफाई करके दिखाना। बात समझ में आ गया? और क्या दिखाना है वो शेड्यूल 3 में लिखा हुआ है। तीसरा पॉइंट बोलता है शेड्यूल 3 में जो दिखाने के लिए बोला गया है, जो डिस्क्लोजर करने बोला गया है, वो तो करना ही है, किंतु कभी कभी जब आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ोगे वहां पर भी डिस्क्लोजर करने बोला गया है। तो बच्चे सोचते हैं कि भैया शेड्यूल 3 बोल रहा है तो शेड्यूल 3 का बात सुन लेते हैं। वो तो सुनोगे ही, शेड्यूल 3 में लिखा हुआ है वहां पर कंपनीज एक्ट में कि भैया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी अगर कोई डिस्क्लोजर बोला है तो वो डिस्क्लोजर एडिशनल डिस्क्लोजर के हिसाब से दिखाना पड़ेगा। शेड्यूल 3 बोलता है कि आप चेहरा दिखाओ अपना, तो दिखा देना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है सिर्फ चेहरे से नहीं चलेगा, फुल बॉडी दिखाना पड़ेगा, तो आपको फुल बॉडी दिखाना पड़ेगा। मेरा बात समझ रहा? मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूं। तो शेड्यूल 3 जितना डिस्क्लोजर मांगा वो तो देना ही है, पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी अगर कोई डिस्क्लोजर मांगा कोई आइटम का, तो वो आपको दिखाना पड़ेगा एज एडिशनल डिस्क्लोजर। ये नहीं कि उसको स्किप कर देंगे कि नहीं भैया हम तो नहीं दिखाएंगे, शेड्यूल 3 में नहीं बोला है, ऐसे नहीं चलेगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बोला है तो वो भी आपको दिखाना पड़ेगा। बोलो क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? भैया थोड़ा थोड़ा तो बात समझ में आ ही रहा है। तो इतना सारा बात मैं कर लिया, मैं थोड़ा सा सुंदर से लिखाता हूं। आपने चैप्टर का नाम लिख लिया शेड्यूल 3, ठीक है ना? शेड्यूल 3 आपने चैप्टर का नाम लिख लिया? हाँ भैया लिख लिया। तो मैं आपको दिखाता हूं, लिखना चालू करो आप मेरे साथ। छोड़ो ये सब बात, आप लिखना चालू करो। मैं जो बोला हूं ना एक बार लिखवा देता हूं। क्या क्या पॉइंट बोला? सबसे पहला पॉइंट बोला कि कंपनीज एक्ट के हिसाब से शेड्यूल 3 में फॉर्मेट दिया हुआ है। वहां 2 डिवीजन बना है, डिवीजन 1 और डिवीजन 2। जो पुराने एएस फॉलो करते हैं जो कंपनी लोग, वो लोग डिवीजन 1 यूज करेंगे, और जो नया इंड एएस फॉलो करते हैं वो लोग डिवीजन 2 करेंगे। हमारे लेवल में हमारे डिवीजन 1 का चर्चा करना है। तो जब डिवीजन 1 का हम चर्चा करने गए तो पहला पॉइंट बोला कि अगर प्रेजेंटेशन को लेके शेड्यूल 3 और एएस के बीच में कोई मतभेद आ जाए, दोनों में कोई डिफरेंस आ जाए, तो किसका बात सुनोगे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का बात सुनोगे। शेड्यूल 3 पीछे हट जाता है, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ज्यादा पावर है। ये लोग ये बोलना चाह रहे हैं प्रेजेंटेशन को लेके। इसका मतलब अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोले कोई हेडिंग ऐड करना है फॉर्मेट में, कर देना। कोई हेडिंग डिलीट करना है, कर देना। कोई हेडिंग रिप्लेस करना है, कर देना। उसके बाद आप जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो, जो भी अमाउंट आप दिखाओगे बैलेंस शीट पीएल में, उसका क्रॉस रेफरेंसिंग करके दिखाने का नोट्स टू अकाउंट, उसका डिटेल्स दिखाना पड़ता है। थर्ड पॉइंट, शेड्यूल 3 में जितना डिस्क्लोजर बोला वो तो दिखाना ही है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी जो डिस्क्लोजर बोला उसको आप छोड़ नहीं सकते, वो आपको इन एडिशन टू शेड्यूल 3 में जो डिस्क्लोजर बोला दिखाना पड़ेगा। शेड्यूल 3 में बोला वो तो दिखाना ही है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जो बोला है वो भी दिखाना पड़ेगा। बोलो मेरा बात समझ में आ रहा है? तो इतना तो जो बोल रहे हैं मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना? एक काम करते हैं, इसको नोटिंग कर ही लेते हैं एक बार। नोटिंग नहीं करेंगे तो चलेगा नहीं। तो पेन निकालो, आई मीन कॉपी और पेन लो जल्दी से। हेडिंग तो डाल लिया। अब पहले बात करते हैं कि भैया ये जो कंपनीज एक्ट है, कंपनीज एक्ट 2013, इसके अंदर क्या है भैया? हमारा शेड्यूल 3 है। अब ये जो शेड्यूल 3 है इसमें 2 भाग बना दिया। लिख रहे हैं ना साथ साथ नालायक लोग? 2 भाग है भाई साहब, 2 भाग है। एक हम लोग बोलते हैं डिवीजन ए या 1, कुछ भी बोल सकते हो। चलो डिवीजन 1 ही लिख दो, क्या होगा? एक होता है डिवीजन 1 और एक होता है डिवीजन 2। एक डिवीजन 1 हो गया और एक क्या हो गया भैया? डिवीजन 2। डिवीजन 1 में फाइनल अकाउंट्स का फॉर्मेट दिया है, फाइनल अकाउंट्स का फॉर्मेट दिया है एज पर, हाँ एज पर क्या?
कंपनीज एएस रूल्स 2006, पुराना वाला जो हमें सीखना है। और डिवीजन 2 में ये लोग किसका फॉर्मेट दिया है? फाइनल अकाउंट्स का ही फॉर्मेट दिया है, फाइनल अकाउंट्स का ही फॉर्मेट दिया है, मगर एज पर इंड एएस रूल्स 2015। समझ में आया? यहां तक ठीक है। अब अपना पूरा चर्चा किस पे होना चाहिए? डिवीजन ए पे। तो पहले मैं लिखा एक्सप्लेनेशन ऑफ डिवीजन 1। मैं कभी ए बोल दूंगा, कभी 1 बोल दूंगा, तो हम समझ जाना। एक्सप्लेनेशन ऑफ डिवीजन 1, जो कि है एज पर कंपनीज एएस रूल्स 2006। भैया एस के बारे में नहीं बताओगे? बिल्कुल बताएंगे, डेप्थ में बात करेंगे, धीरे धीरे बेटा। अभी ना क्या अपने को ना पूरा बैकग्राउंड रेडी करना है, फिर ही सही मायने में कुछ और अच्छे से सिखा पाएंगे। ये सब चीज नहीं पता होगा ना तो आगे जाके आपको दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए पहले ये सब चीज ले रहे। तो मैंने कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस बताए थे, वो जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको लिखा देता हूं। वो 3 पॉइंट बताया था जो, हाँ वही 3 पॉइंट एक बार चर्चा कर लेते हैं। देखो, एज पर द प्रोविजंस ऑफ शेड्यूल 3, as per the provisions of schedule 3, as per the provisions of schedule 3, the following general instruction, the following general instruction, general instructions should be considered, should be considered, or you can say applied prior to understanding of basic format of बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस। मैं पीएल लिखा हूं, आप समझ जाओगे। तो भैया फॉर्मेट में कूदने से पहले ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, सीधा सा बात है, आपको पता होना चाहिए। कौन कौन सा पॉइंट्स? पॉइंट नंबर 1, मैंने बोला था शेड्यूल 3 और एएस का लड़ाई होगा, तो कौन प्रीवेल करेगा? वेरी गुड, एएस प्रीवेल कर। शेड्यूल 3 पावर एएस को खुद दे दिया, ठीक है। तो लिखो, इफ देयर इज एनी difference, if there is any difference between schedule 3, if there is any difference between schedule 3 and AS rules 2006 regarding presentation of any item, then we will apply AS rules 2006। तो प्रेजेंटेशन को लेके अगर शेड्यूल 3 और एएस रूल में लड़ाई हो जाए तो किसका बात सुनेंगे? एएस रूल का बात सुनेंगे। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं, इट मींस, ऐसे घुमा के बोल सकते हैं, इट मींस दैट एएस रूल्स shall prevail in any case। तो विजेता कौन? एएस है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, तो इसका मतलब हम लोग कोई भी हेडिंग बैलेंस शीट या पीएल में ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं,
रीनेम कर सकते हैं अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोले तो। शेड्यूल 3 में कोई और नाम दिया हुआ है, अब चेंज करने बोला है तो कर दो। समझ में आ रहा है? कुछ प्रेजेंटेशन चेंज करने बोला, कर दो, बात सुनना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो ऐसे लिखो, वी कैन ऐड कॉमा डिलीट और रीनेम, we can add, delete or rename any heading, add, delete or rename any heading in balance sheet, or profit and loss if it is required, हाँ जी, if it is required by AS रूल 2006। AS रूल बोलता है कोई नया हेड ऐड कर दो, कर दो, डिलीट कर दो, कर दो, कोई हेड का नाम चेंज कर दो, कर दो। कौन मना किया? बात सुनो, ये पावर खुद शेड्यूल 3 AS को दे रखा है। हो गया जी, यहां तक कोई डाउट? तीसरा बात बोले थे आपको, एक हो गया, दो हो गया। हाँ, अपने लोग बैलेंस शीट पीएल में जो भी आइटम दिखाएंगे उसका क्रॉस रेफरेंसिंग कहां दिखाएंगे? नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाते हैं, वेरिफिकेशन करके दिखाना पड़ेगा। और एएस शेड्यूल 3 में जो डिस्क्लोजर दिया है वो तो प्राइमरी डिस्क्लोजर्स है, जनरल डिस्क्लोजर्स है, किंतु अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में अगर कोई डिस्क्लोजर करने बोल रहा है तो वो एडिशनल डिस्क्लोजर है, वो करके दिखाना पड़ेगा। तो लिखिए एज पर शेड्यूल 3, as per schedule 3, as per schedule 3, the entity is required, the entity is required to prepare notes to accounts। मतलब बैलेंस शीट बनेगा, पीएल बनेगा, और एक चीज क्या बनेगा? नोट्स टू अकाउंट्स। क्यों बनाते हैं नोट्स टू अकाउंट्स? फॉर क्रॉस वेरिफिकेशन, फॉर क्रॉस वेरिफिकेशन ऑफ ईच आइटम which is presented in balance sheet and PL, which is presented in balance sheet and PL, comma, but disclosure required by AS rule, but disclosure required by AS rules 2006 are to be considered as additional disclosure। मैं नोट्स छाप के देख सकता हूं, मैं नोट्स छाप के दे दूंगा, वो बुक में छपा ही रह जाएगा। मेरा बात समझो, ये जो हैंड राइटिंग आप लिखते हो ना, हैंड से राइटिंग करते हो ना, इससे आपके दिमाग में भी रहता है। मैं 2 बार 3 बार बोलता हूं, उसके बाद मैं फिर लिखाते वक्त फिर बोलता हूं, ये करते जाओगे ना तो दिमाग में बैठते हो जाएगा बच्चे। नहीं तो मैं भी नोट दिखा दूं फट से आपको और कर लो, लिख लो, क्या दिक्कत है? मेरा टाइम बचेगा किंतु इफेक्टिव कम हो जाएगा। तो ये 3 पॉइंट पूरा क्लियर है। अब एक काम करते हैं, आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट पहले दिखा देता हूं। पहले मैं आपको फॉर्मेट दिखा देता हूं, उसके बाद ना मैं आपको एक एक आइटम करके एकदम सुंदर से समझा दूंगा। पहले मैं फॉर्मेट आपको दिखाना चाहता हूं, फॉर्मेट। तो मैं लिख रहा हूं फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। ये फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट है और ये फॉर्मेट कहां दिया हुआ है? डिवीजन 1 का पार्ट 1 है, इसका नाम है बैलेंस शीट, इसको पार्ट 1 बोलते हैं।
सबसे पहले क्या होता है, आपको लिखना पड़ता है नेम ऑफ कंपनी। जिस भी कंपनी का बैलेंस शीट बनाओगे उसका पहले नाम लिखना पड़ेगा। उसके बाद ऐसे लिखते हैं बैलेंस शीट एज एट। अब ये सब तो नहीं, थोड़ी ना समझाना है। बैलेंस शीट एज ऑन भी लिख सकते हैं, एज एट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो बैलेंस शीट बन रहा है इसमें क्या है मैं बताता हूं। ये तीन बनता, दो अमाउंट का कॉलम बनता है, एक नोट का कॉलम बनता है। दो अमाउंट का कॉलम बनता है और एक नोट्स का कॉलम बनता है। दो अमाउंट का कॉलम बनता है और एक नोट का कॉलम बनता है। एक पेज पूरा टानना मुड़ना। अब ऐसे मैं धीरे धीरे सारा बता पाऊंगा बच्चे, मैं लिखवा रहा हूं ना एक एक करके, एक एक करके मैं लिखवा रहा हूं, तो थोड़ा सा समय लूंगा मैं। जब जब करके भगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। मेरे साथ साथ चलो। हम साथ साथ हैं, सुना है कभी? हाँ जी। ये जो है ना, ये पहला वाला पर्टिकुलर्स का कॉलम है। अच्छा, फिर है यहां नोट नंबर लिखते हैं हम। यहां पर करंट ईयर का अमाउंट आता है और यहां पर प्रीवियस ईयर। एक्चुअली क्या, ये जो फॉर्मेट बन रहा है इसमें ना दो ईयर का कॉलम बनता है, करंट ईयर और एक प्रीवियस ईयर। किस लिए? जिससे कि हम क्या बोल सकते हैं, एक दूसरे को मैच करके देख सके। मेरा बात समझा? हम परफॉर्मेंस चेक कर सके, पिछले साल की तुलना में इस साल परफॉर्मेंस कैसा रहा, अच्छा रहा, खराब रहा, मतलब कंपैरिजन पर्पस के लिए दिया जाता है। ठीक है ना? एग्जाम में जब बनाएंगे तो मोस्ट प्रोबेबली हमें एक ही अमाउंट कॉलम, करंट ईयर का डेटा देता है तो हम करंट ईयर का ही लिखेंगे। पर मैं बता रहा हूं एक्चुअली में अमाउंट का दो कॉलम होता है और एक नोट का कॉलम होता है, जिसमें हम लोग नोट का नंबर देते हैं क्रॉस रेफरेंसिंग के लिए। वो मैं पूरा समझाऊंगा, आप टेंशन मत लो, वो सब चीज एक एक करके मैं डिटेल बात करूंगा। पहला क्या है ना, ये लोग लाइबिलिटी साइड लिखता है। अब लाइबिलिटी साइड का जो नाम है ये लोग रखा है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, ये वही लाइबिलिटी साइड है। इसमें जो पहला हेड है उसका ये लोग नाम रखा है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड, भैया जी शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है ना? अब शेयर होल्डर फंड में सबसे पहले ये लोग लिखता है शेयर का। आप पहले लिख लो, मैं पहले कुछ नहीं समझा रहा हूं, मैं सिर्फ फॉर्मेट लिखा रहा हूं, तो आप फॉर्मेट लिखते जाओ, ठीक है ना? अच्छा, नेक्स्ट आता है रिजर्व एंड सरप्लस। सब लिखते जाओ मुन्ना, मैं एक एक करके सारा बात बता दूंगा, पहले आप फॉर्मेट नोटिंग कर लो। अगला है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। दूसरा, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। हो गया। तीसरा, नॉन करेंट लाइबिलिटीज। नॉन करेंट लाइबिलिटीज, इसमें सबसे पहले आता है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, आप जरा भी ना घबराएं बच्चे, आप बस मेरे साथ साथ ये आइटम्स लिखते जाएं, मैं सारा चीज समझा दूंगा बच्चे। मैं पूरा टाइम लूंगा, एक क्लास में नहीं होगा, दो क्लास लगेगा, दो क्लास में करेंगे तो करेंगे, करेंगे बच्चे। बी, इधर आता है डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज।
डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। तीसरा है अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। अब तो इस बैलेंस शीट का हमें आदत बना लेना है, जहां कंपनी का कुछ भी हिसाब देगा बैलेंस शीट बनेगा, तो ध्यान रखना पड़ेगा अपने को फॉर्मेट। कोई बात नहीं, मैं याद करा दूंगा फॉर्मेट, उसका भी टेंशन मत लो, वो भी मैं याद करा दूंगा। डी लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ये हो गया 1 2 3। चौथा नंबर करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज, अंडरलाइन कीजिए, करंट लाइबिलिटीज अंडरलाइन कीजिए, करंट लाइबिलिटीज। इसमें सबसे पहले आता है ए शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, शॉर्ट टर्म borrowings, when you borrow you get wings, borrowings। अच्छा, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स के बाद आएगा तुम्हारा ट्रेड पेबल। लिखो भाई साहब, लिखो, लिखते रहो। फिर आएगा अदर करंट लाइबिलिटीज, अदर करंट लाइबिलिटीज, अदर करंट लाइबिलिटीज, और उसके बाद है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। हो गया लाइबिलिटी साइड पूरा। तो ये आ जाएगा टोटल, ये लाइबिलिटी साइड का टोटल लगा दिया। अब चलते हैं एसेट साइड में। एसेट्स, एसेट्स में नंबर 1 नॉन करेंट एसेट, नॉन करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट में पहले बेसिकली है फिक्स्ड एसेट। अब फिक्स एसेट का ना लोग 4 पार्ट किए, क्या क्या? ए में 1 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये सब टेंजिबल एसेट हो गया। उसके बाद आएगा इनटेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स। अच्छा जी, इनटेंजिबल एसेट्स। तीसरा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। आपको आइटम्स ये सब जितना भी अजीब लग रहा हो, आप टेंशन ना लें, आप मेरे साथ साथ लिखते जाएं, जरा भी ना छोड़ें। और चौथा है इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। हाँ, मैंने ऐसे टान के लिख दिया, तुम्हारा एक लाइन में ना अटे तो 2 लाइन में लिख देना, उसमें कोई दिक्कत का बात थोड़ी नहीं। ए हो गया। बी नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। उसके बाद आता है सी डेफर्ड टैक्स एसेट, डेफर्ड टैक्स एसेट। उसके बाद आता है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ए बी सी डी ई। अदर
नॉन करेंट एसेट, अदर नॉन करेंट एसेट्स, अदर नॉन करेंट एसेट्स। अब लास्ट बचा है, इसको थोड़ा लंबा टान देते हैं। ABCD2 करंट एसेट्स, इसमें ए पहला आएगा करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट, उसके बाद है इन्वेंटरीज, उसके बाद आएगा ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल, उसके बाद आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। थोड़ा सा बड़ा कर ही लेते हैं। ABCDE शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। बस एक और है, ऐसे थकने से थोड़ी ना चलेगा। अदर करंट एसेट, अदर करंट एसेट्स। साथ साथ बच्चे धीरे धीरे पढ़ना है, हड़बड़ा के कोई रेस थोड़ी ना है लगाना है और बाद में समझ में ना है क्या मतलब होगा। बता, तो मतलब है इत्मीनान से पढ़ो ना। अभी बेसिक क्लैरिटी अगर अच्छा रहेगा ना तो आगे कोई चैप्टर में तकलीफ नहीं आएगा। मैं शेड्यूल 3 पहले करा दे रहा हूं, अब देखना बाद में आपको ज्यादा उल्टा आराम मिलेगा। आप जल्दी से ये फॉर्मेट बना लीजिए। आपका फॉर्मेट बनाना हो जाए मुझे बताइएगा, आपका फॉर्मेट बनाना हो जाए मुझे बताइएगा। लो जी लो, लिख लो। अब तो वीडियो देख रहे हैं ना, तो आपको लगे तो आप पॉज करके देख लो, ठीक है ना। सबसे अच्छा तो वीडियो का ही है, पॉज कर करके लिख लो। यहां तक लिख लिया, चलो अब मैं कुछ बोल रहा हूं, अब भी नहीं लिखना, अब थोड़ा सा देर समझो। अगर आप ठीक से देखो ना ये बैलेंस शीट को, तो ये बैलेंस शीट मोटा मोटा 5 हेड में बांटा गया है। ऐसे तो आप बोलने को 6 बोल सकते हैं, पर मैं एक बार 5 बोल रहा हूं। एक है शेयर होल्डर्स फंड, मोटा मोटा जो बात है। एक हो गया नॉन करेंट लाइबिलिटी, एक हो गया मुन्ना करेंट लाइबिलिटी, ये लाइबिलिटी साइड में। एसेट साइड में नॉन करेंट एसेट, और एक क्या हो गया करेंट एसेट। बात समझ रहा है? मतलब अगर मैं ठीक से एक बात करूं कि जो पूरा बैलेंस शीट है वो कहीं ना कहीं 5 पार्ट में तोड़ लिए। एक तो आ गया शेयर होल्डर फंड, दूसरा आता है नॉन करेंट लाइबिलिटी, फिर एक करेंट लाइबिलिटी। इतना दूर तक तो लाइबिलिटी साइड आ गया। फिर एसेट साइड में एक आया नॉन करेंट एसेट और एक हिट क्या है करेंट एसेट। एक बार के लिए अगर मैं शेयर होल्डर फंड को साइड रख दूं तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि लाइबिलिटी साइड में 2 हेड है, करेंट लाइबिलिटी और नॉन करेंट लाइबिलिटी। और एसेट में भी 2 हेड है, करेंट एंड क्या नॉन करेंट। मैं ये बोलना ये चाहता हूं कि अपना जो लाइबिलिटी है वो 2 तरह का हो सकता है, या तो वो नॉन करेंट लाइबिलिटी या तो करेंट लाइबिलिटी है। ऐसे ही अपना जो एसेट साइड है वो एसेट या तो वो नॉन करेंट एसेट होगा या तो वो करेंट एसेट होगा। हाँ भैया, तो अपने को पहले ये समझना है कि भैया कौन से आइटम को करंट बोलेंगे और कौन से आइटम को नॉन करंट। ये लोग भाग तो कर दिया कि लाइबिलिटी 2 तरह का होता है, नॉन करंट करेंट। एसेट 2 तरह का होता है, नॉन करंट करेंट। किंतु मैं कैसे पता करूं कि कोई भी आइटम करेंट आइटम है कि नॉन करेंट, ये पहले समझना जरूरी है। बैलेंस शीट में तो घुस ही जाएंगे, पहले बांटना तो आना चाहिए, अपने आप तक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कौन सा करंट कौन सा नॉन करंट। तो जैसे बच्चा लोग मेरे से सवाल पूछा, मैं जल्दी से शेड्यूल 3 पलटने लग गया और मुझे वहां कुछ लिखा हुआ मिला। वहां क्या बोलता है कि टोटल 4 कंडीशन दे रहे हैं हम आपको। कितना कंडीशन दे रहे हैं? 4 कंडीशन। 4 में से अगर एक ठो भी फुलफिल कर दिया
चारों नहीं फुलफिल होगा, कोई भी एक, चार कंडीशन में से कोई भी एक फुलफिल कर दिया तो वो करंट आइटम है। और चारों में से अगर एक भी आइटम फुलफिल हुआ, चारों ही फेल हो गए, चारों ही कंडीशन फेल हो गए, तो वो नॉन करंट आइटम माना जाएगा। भैया फिर से बोलना, भैया टोटल ना चार कंडीशन है, कितना कंडीशन? चार, चार में से एक पूरा कर लो, कोई भी एक पूरा कर लो, आप करंट आइटम। और चारों में से अगर एक भी पूरा नहीं हुआ, सब फेल कर गए, सारे कंडीशन फेल कर गए, तो आप नॉन करंट आइटम हो। तो चार में से कोई भी एक पूरा हो जाए तो करंट है, और अगर एक भी पूरा नहीं हो तो वो नॉन करंट कहलाएगा। हाँ, तो क्या क्या कंडीशन है चार तो बोलो, तो आप चार कंडीशन बोल रहे हो। पहला कंडीशन क्या बताओ? पहला कंडीशन बोलता है कि अगर आपका कोई भी कलेक्शन या फिर पेमेंट, किसका बात कर रहा हूं? कलेक्शन, पैसे का आना इनफ्लो, या पेमेंट यानी पैसे का जाना आउटफ्लो, अगर अगले 12 महीने के अंदर अंदर हो जाए, ऐसा कोई आइटम है जिससे कलेक्शन 12 महीना में हो जाएगा, या ऐसा कोई आदमी है जिसको पेमेंट अगले 12 महीना में करना है। भैया 12 महीना कहां से? 12 महीना, ओ 12 महीना कहां से ये भी बताएं। ये 12 मंथ है फ्रॉम बैलेंस शीट डेट। कौन सा डेट भैया? फ्रॉम बैलेंस शीट डेट। मतलब मान लो मेरा ईयर एंड आज यहां खड़ा हूं मैं 31 मार्च 2023, अगला 12 महीना का एंड होगा यहां पर 31 मार्च 24, 12 महीना। तो बोलता है कि अगर मान लीजिए कोई आइटम है, उससे अगर पैसा 12 महीना के अंदर मिलना है, या किसी को अगर पेमेंट करना है, वो भी अगला 12 महीना बैलेंस शीट डेट से, याद रखना बैलेंस शीट डेट से अगला 12 महीना के अंदर अंदर सेटल करना है भाई, तो वो मेरा करंट आइटम है। सीधा बात है यार, दो बैलेंस शीट डेट के बीच में अगर कोई भी आइटम सेटल हो जाए, देना लेना पूरा हो जाए उसका काम, तो वो करंट आइटम है। दो बैलेंस शीट डेट के बीच में अगर कोई भी आइटम सेटल होता हो तो वो करंट आइटम है। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं ना, सुनो ना, ये बैलेंस शीट डेट में खड़ा होकर देख रहा हूं कि 12 महीना के अंदर या तो कलेक्शन हो जाएगा या 12 महीना के अंदर पेमेंट हो जाएगा, तो 12 महीना बाद तो देना लेना बाकी नहीं रहेगा। मतलब ऐसा बोल सकते हैं घुमा के, अगर कोई आइटम 31 मार्च 23 का बैलेंस शीट में दिखाई दे रहा है किंतु 31 मार्च 24 का बैलेंस शीट में दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब वो करंट आइटम है, क्योंकि 12 महीना के अंदर अंदर तो सेटल हो जाएगा। अगर सेटल हो ही जाएगा तो अगला बैलेंस शीट डेट को दिखाई नहीं देगा। तो ऐसा आइटम जो इस बैलेंस शीट डेट को दिखाई दे रहा है पर अगले बैलेंस शीट डेट को दिखाई नहीं देगा, यानी कि उसका कलेक्शन या पेमेंट हो जाएगा, तो भैया वो आइटम कौन सा आइटम है? करंट। तो पहला पॉइंट है 12 महीना का, कोई भी कैश आना का बात हो रहा है, कलेक्शन का, या कोई भी पेमेंट करना है मुझे, अगर वो बैलेंस शीट डेट से 12 महीना के अंदर हो जाए तो वो करंट है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन बोलता है कि अगर आपका कोई भी कलेक्शन या पेमेंट, कलेक्शन पेमेंट, कलेक्शन मतलब पैसे का आना इनफ्लो या आउटफ्लो, इनफ्लो या फिर क्या बोल रहे हैं आउटफ्लो, ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर हो जाए। कौन साइकिल चला रहा है? अरे भाई कोई साइकिल नहीं चला रहा, ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर हो जाए। अभी मैंने ऊपर में पॉइंट दिया था कि कलेक्शन या पेमेंट 12 महीना के अंदर हो जाए तब वो करंट है। या फिर दूसरा बोल रहा हूं, दूसरा कंडीशन है, 12 महीना छोड़ दिया मैंने, अगर कलेक्शन और पेमेंट किसी से पैसा मिलना है या देना है और वो अगर ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर हो जाए सेटल, 12 महीना नहीं बोला, ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अगर सेटल हो जाए तो वो भी करंट आइटम है। ये ऑपरेटिंग साइकिल मतलब, ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब कैश से कैश कन्वर्ट होने में कितना टाइम लगता है, समझे नहीं भैया? मान लो आपके पास बिजनेस में कैश है, आप बाजार जाओगे, पहले रॉ मटेरियल खरीदोगे, अब रॉ मटेरियल को प्रोसेसिंग में डालोगे तो पहले WIP बनेगा, WIP से फिर वो फिनिश गुड्स बनेगा, फिनिश गुड्स से तुम कस्टमर को माल बेचोगे, कस्टमर को माल बेचोगे, उससे फिर कैश मिलेगा। तो ये कैश से कहानी चालू हो रहा है। कैश से वापस कैश बनने में जितना टाइम लगता है, कैश से कैश बनने में जितना टाइम लगता है, उसको ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, भैया कैसे निकालेंगे ऑपरेटिंग साइकिल? अच्छा मान लो मैंने आज रॉ मटेरियल खरीद लिया, तो खरीद के आज ही थोड़ी ना मशीन में फेंक देंगे कि आज ही
आके रहता है गोडाउन में अपने पास, जब जरूरत पड़ेगा तब अपने लोग लेके जाएंगे फैक्ट्री में। तो मान लो रॉ मटेरियल बन के प्रोसेसिंग में डालने के पहले 1 महीना गोडाउन में रहता है, इसको रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड बोलते हैं, होल्डिंग पीरियड बिफोर इट इज कंज्यूम। फिर मैं प्रोसेसिंग में माल डालता हूं, तो मान लीजिए कि प्रोसेसिंग में आपका 2 महीना लग जाएगा। कितना महीना लग जाएगा भैया प्रोसेसिंग में? 2 महीना। 2 महीना प्रोसेसिंग होने के बाद वो फिनिश गुड्स बन जाएगा। अब ऐसा थोड़ी ना फिनिश गुड्स आज बन गया तो आज ही बिक जाएगा ना, कोई जरूरी थोड़ी नहीं। मान लो अभी भी 2 महीना और लगेगा, मतलब बन के ना कस्टमर को माल बेचने में 2 महीना टाइम लग ही जाता है। अच्छा, और फिर ये कस्टमर को जब बेच दिया तो कस्टमर से कलेक्शन आएगा। अब कलेक्शन आएगा, मान लो 3 महीना में कलेक्शन आएगा। मेरा बात समझ में आ रहा है? अब ये सारे टाइम पीरियड को जोड़ो, रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड 1 मंथ प्लस 2 मंथ है प्रोसेसिंग टाइम, तो 3 महीना हो गया। 2 महीना फिनिश गुड्स बन के पड़ा रहेगा, तो 3 और 2 5, 5 और 3 8, ये 8 महीना आ रहा है अगर सबको टोटल कर रहे हो तो मैं बोलूंगा मेरा ऑपरेटिंग साइकिल 8 महीना का है। मैं क्या बोल रहा हूं, अब बच्चे हंस रहे हैं, भैया अभी तो आपने बोला कि कलेक्शन और पेमेंट 12 महीना के अंदर हो जाए तो वो करंट आइटम है। हाँ मैंने बोला ना, तो यहां पर अब ये ऑपरेटिंग साइकिल का क्या मतलब हुआ? ये तो 8 महीना ही है। तो भैया मैं तो 12 महीना देखूंगा ना, अगर मुझे करंट डिसाइड करना है, मैं 8 महीना क्यों देखने चाहूं? करेक्ट बोल रहे हो, करेक्ट बोल रहे हो। यहां ऑपरेटिंग साइकिल का कोई महत्व नहीं है। किंतु मान लो अगर मैं थोड़े से डेटा को चेंज कर देता हूं, मैं बोलता हूं रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड 2 मंथ है, WIP 3 मंथ है, फिनिश गुड्स 4 मंथ है और डेटर में 5 मंथ है, तो 2 और 3 5 और 4 9, 9 और 5 कितना रहा? 14 महीना। तो अगर ऑपरेटिंग साइकिल 14 महीना हो गया, देखो 12 महीने से ज्यादा हो गया, तो अब मैं 14 महीना का क्लॉज को चेक करूंगा। मतलब अगर कलेक्शन और पेमेंट 14 महीना के अंदर हो रहा है तो भी करंट आइटम है। मतलब भैया आप ये बोल रहे हो, ये जो कंडीशन टू आप ऑपरेटिंग साइकिल का बोल रहे हो, ये कंडीशन तभी काम आएगा जब आपका ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने से ज्यादा बनेगा तब। हाँ, क्योंकि 12 महीने से कम अगर बनेगा तब तो कंडीशन 1 में घुस गया ना। अब मान लो यहां पर जैसे पहला में 8 महीना आया, तो 12 महीना के अंदर ही हो गया, तब ये सेकंड वाला पॉइंट इररिलेवेंट हो जाता है। तो सेकंड वाला पॉइंट रेलेवेंट तभी है जब ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने से ज्यादा है। तो सीधा सीधा बात है, अगर मुझे कोई पैसा मिलना है या मुझे कोई पैसा देना है और वो ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर ही सेटल हो जाएगा, मेरे एग्जांपल मान लो 14 महीना है, 14 महीने के अंदर ही सेटल हो जाना है, तो वो भी मेरा करंट आइटम कहलाएगा। वो भी मेरा क्या कहलाएगा? करंट आइटम। तीसरा, हेल्ड फॉर ट्रेड। अगर मैं कोई आइटम होल्ड करके रखा हूं क्योंकि उसके ट्रेडिंग करेंगे, ट्रेडिंग, स्टॉक इन ट्रेड, समझ रहा है ना, ट्रेडिंग करेंगे, तो वो भी करंट आइटम कहलाएगा, वो भी करंट आइटम कहलाएगा, वो भी करंट आइटम कहलाएगा, ट्रेडिंग। और लास्ट है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। लास्ट है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। लास्ट है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। मुन्ना लास्ट है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश तो समझते हैं आप, कैश का मतलब क्या होता है? करेंसी नोट्स। कैश का मतलब क्या है भाई साहब? करेंसी नोट्स। तो कैश इक्विवेलेंट किसको बोल दिए? अरे जो बैंक में जो पैसा डिपॉजिट करके रखते हैं या फिर बैंक से ओडी फैसिलिटी लेते हैं, क्रेडिट फैसिलिटी लेते हैं, तो वो कैश इक्विवेलेंट है। मेरा बात समझ गया? भैया हेल्ड फॉर ट्रेड का मतलब नहीं समझे? अरे हेल्ड फॉर ट्रेड मतलब मैं होल्ड करके रखा हूं बेचने के लिए, मैं माल ला के रखा हूं, क्यों? पोस्ट के रखा हूं, क्यों? बेचने के लिए। हेल्ड फॉर ट्रेड, स्टॉक भाई स्टॉक, ऐसे समझो ना। तो 4 कंडीशन हो गया भैया। अगर 4 में से कोई भी, चारों पूरा नहीं करना है भाई, कोई भी एक कंडीशन अगर आप पूरा करोगे तो आप करंट आइटम हो, और एक भी कंडीशन पूरा नहीं किया तो आप नॉन करंट आइटम हो। क्या कंडीशन है? कंडीशन नंबर 1 याद कर लेना यहीं पर भैया, सीधा बात है। कंडीशन नंबर 1, अगर आपका कोई कलेक्शन होना है किसी आदमी से, या अगर पेमेंट करना है किसी चीज का या किसी आदमी को, अगर ये कलेक्शन और पेमेंट 12 महीना के अंदर अंदर हो जाए, कहां से? बैलेंस शीट डेट से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां से देखोगे 12 महीना? बैलेंस शीट डेट से, तो वो करंट आइटम है। या फिर पॉइंट नंबर 2, कलेक्शन और पेमेंट ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर हो जाए। कौन सी साइकिल में? ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर हो जाए। ऑपरेटिंग साइकिल मतलब कैश से कैश बनने में जितना टाइम लगता है, रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड प्लस प्रोसेसिंग टाइम प्लस फिनिश गुड स्टोरेज पीरियड प्लस एवरेज कलेक्शन डेटर पीरियड, तो ये जो मिला के कैश से कैश बनने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। इसमें मैंने आपको क्या बोला अभी?
कि भैया अगर ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने से कम है तब तो ये वाला पॉइंट 2 बेकार है, क्योंकि पॉइंट 1 में ही 12 महीना बोल दिया है। मेरे बात समझ रहे हो? अच्छा अच्छा, ये तभी काम आएगा, ये क्लॉज तभी ठीक रहेगा जब आपका ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने से ज्यादा का होगा। 14 महीना, 15 महीना, 16 महीना का ऑपरेटिंग साइकिल है, तो इसका मतलब कलेक्शन ऑफ पेमेंट अगर ऑपरेटिंग साइकिल के अगर अंदर हो जाए तो भैया वो भी करंट आइटम है। भैया ऑपरेटिंग साइकिल निकालेंगे कैसे? अरे बोले तो कैश से कन्वर्ट होने में कितना टाइम लगता है? वही रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड, प्रोसेसिंग टाइम, फिनिश गुड स्टोरेज पीरियड, एवरेज कलेक्शन पीरियड फ्रॉम डेटा, सबको जोड़ दो, निकल गया ऑपरेटिंग साइकिल। भैया एक डाउट है क्या? भैया जैसे जैसे हम कस्टमर को डेटर को उधारी दे रहे हैं, तो वो तो हम ऐड कर रहे हैं ऑपरेटिंग साइकिल निकालने के लिए, वो मेरे को दिखाई दे रहा है, तो हम ऐड कर रहे हैं। मेरा क्रेडिटर भी तो मेरे को उधारी दे सकता है ना, मेरा क्रेडिटर भी तो मेरे को उधारी, मतलब क्रेडिटर 2 महीना को उधारी दिया, तो क्या ये जो निकाले 14 महीना ऐड करके इसमें से क्या 2 महीना माइनस करेंगे? नहीं 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 नहीं, नहीं। हो सकता है मेरा वेजेस का उधारी चलता, एक्सपेंसेस का उधारी चल रहा है, तो भैया वो जो क्रेडिट पीरियड हो क्या माइनस कर देंगे? अगर रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी, फिनिश गुड, डेटर से रिलेटेड सारे आइटम ऐड हो रहा है, तो वो जो लाइबिलिटी से रिलेटेड आइटम वो लेस होगा ना। ना 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 ना, ना। यहां ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल। कोई भी क्रेडिटर अगर मेरे को उधारी दिया है तो वो माइनस मत करना। अच्छा भैया बताइए, आप इतना तो बोल दिए, बहुत अच्छा लगा। अब ये ऑपरेटिंग साइकिल निकालने के लिए आपको पता रख चाहिएगा ना कि रॉ मटेरियल कितना दिन तक गोडाउन में पड़ा रहता है, कितना दिन प्रोसेसिंग में लगता है, कितना दिन फिनिश गुड्स गोडाउन में रहता है, कस्टमर को कितना दिन को उधारी देते हैं, ये सर अब पता होना चाहिए। अगर मान लीजिए डेटा मेरे पास है ही नहीं, तो तब कैसे निकालेंगे? तब बोलता ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीना ही मान लो। तो पॉइंट नंबर 1 बन गया ना इनडायरेक्टली। अगर ऑपरेटिंग साइकिल निकाल सकते हैं तब तो निकाल के चेक कर लो, और अगर ऑपरेटिंग साइकिल नहीं निकाल सकते तो तुम 12 महीना ही मान लो भाई साहब, 12 महीना मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा क्या बोले? हेल्ड फॉर ट्रेड होना चाहिए। भैया आपके पास माल पड़ा रहेगा बेचने के लिए, भैया खरीदे हैं किस लिए? बेचने के लिए, हेल्ड फॉर ट्रेड, तो भी करंट आइटम है। और लास्ट है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश मतलब क्या हो गया? करेंसी नोट्स। और कैश इक्विवेलेंट्स मतलब क्या हो गया? बैंक में जो पैसा डिपॉजिट करके रखे हैं या बैंक ओडी करके रखे हैं, ये सब कैश डिपॉजिट्स हो गया। बोलो मेरा बात क्या आपको पल्ले पड़ रहा है कुछ भी, कि कुछ भी नहीं पड़ रहा है? यस सर, नो सर? तो मैं ये 2 लाइन लिखवा दूं अभी तक जितना बोला, ये एक्चुअली 4 पॉइंट बोल दिया, बात समझ गया ना? मैं आगे और डिटेल का एक एक करके चर्चा करूंगा, एक एक बात करें, सीखिए ना बच्चे, एक एक बात नहीं सीखेंगे तो कैसे चलेगा? तो मैं आपको लिखवाता हूं, ऐसे लिखो, कॉन्सेप्ट्स फॉर अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्ट्स फॉर अंडरस्टैंडिंग द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट समझने के लिए ये सब जानना बहुत जरूरी है। आइटम तो पढ़ लेंगे यार, आइटम पढ़ पढ़ के चिल्ला चिल्ला के बोल देंगे, उसमें क्या दिक्कत है? पहले ये डिटेल तो समझो आप पहले, जब तक डिटेल नहीं समझो कैसे चलेगा? पहला है कॉन्सेप्ट नंबर 1, मीनिंग ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज। करंट एसेट या करंट लाइबिलिटी किसको बोलेंगे? तो भैया 4 कंडीशन है, चारों में से कोई भी एक कंडीशन पूरा कीजिए तो करंट आइटम बन जाएगा, या तो करंट एसेट या तो करंट लाइबिलिटी। और चारों में से कोई भी पूरा नहीं किया तो वो नॉन करंट आइटम बनेगा, नॉन करंट एसेट या नॉन करंट लाइबिलिटी। तो लिखिए, एज पर द प्रोविजंस, एज पर द प्रोविजंस ऑफ शेड्यूल 3, as per the provisions of schedule 3, we can classify any asset or liability, any asset or liability under this heading। अंडर दिस हेडिंग समझा? मतलब करंट आइटम है, करंट एसेट है, करंट लाइबिलिटी। only if any one condition
आउट ऑफ फॉलोइंग कंडीशंस, आउट ऑफ फॉलोइंग कंडीशंस इज सेटिस्फाइड। भैया जो पढ़ते हो वो नोटिंग करके रखो, हमेशा फायदा होगा। आप बुक से देख कितना पढ़ोगे, ऐसा मोटा बुक बनेगा, कहां कहां पढ़ोगे। काम का चीज एक जगह नोटिंग करनी। एक जगह आपके हाथ का लिखा हुआ रहेगा ना, याद जल्दी होगा सारा पॉइंट्स। अच्छा ये लिख दिया, देखो पॉइंट नंबर ए, 4 कंडीशन था। पहला कंडीशन था बैलेंस शीट डेट से 12 महीना के अंदर कलेक्शन या पेमेंट हो जाए, सेटल हो जाए, सीधा बात है। अच्छा बैलेंस शीट डेट को ना हम लोग ना रिपोर्टिंग डेट भी बोल देते हैं। बैलेंस शीट डेट को हम लोग क्या बोल देते हैं, रिपोर्टिंग डेट, बात एक ही है। तो पॉइंट नंबर ए, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी realized, it is expected to be realized or paid within, it is expected to be realized or paid within 12 months, within 12 months, कहां से, from reporting date। रिपोर्टिंग डेट का मतलब ही है बैलेंस शीट डेट। भाई साहब ये जो रिपोर्टिंग डेट बोल रहा हूं ना, इसी का मतलब है बैलेंस शीट डेट। हाँ गुस्सा क्यों होता है। इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड और पेड विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, 12 महीना के अंदर अंदर, ठीक है ना। दूसरा भैया एग्जांपल दे सकते हो। अच्छा एग्जांपल भी चाहिए, जैसे कोई भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। जैसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है मतलब 12 महीना के अंदर अंदर बेच देंगे। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, मैंने लोन लिया 12 महीना से कम पीरियड का, 12 महीने के अंदर वापस करेंगे। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, 12 महीना के अंदर अंदर ये प्रोविजन का पेमेंट करवाएंगे। ठीक है, लिखना है तो लिख लो, चलो छोड़ो, जब इतना बोल ही रहा है तो लिखो। फॉर एग्जाम्पल शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, short term borrowings, short term investments, short term borrowings, short term provision, short term provisions। ए दूसरा वाला पॉइंट था वो ऑपरेटिंग साइकिल वाला, मतलब इट इज expected to be it is expected to be realized or paid, it is expected to be realized or paid within ऑपरेटिंग साइकिल। और वो भी कहां से, वही फ्रॉम बैलेंस शीट डेट। मतलब बैलेंस शीट डेट मतलब क्या बोलेंगे, फ्रॉम रिपोर्टिंग डेट, ठीक है ना, विद इन ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ कंपनी। ऐसे कर लो, छोड़ो। किंतु जैसे ऑपरेटिंग साइकिल 14 महीना निकला तो 14 महीना कहां से देखेंगे, रिपोर्टिंग डेट से, बैलेंस शीट डेट से खड़े होकर देखेंगे। अच्छा इसके बीच में लिख देते हैं और, सारा कंडीशन नहीं पूरा करना है, और है, और कोई भी एक करना है ना, ठीक है ना। एग्जाम्पल के रूप में ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल। ट्रेड रिसीवेबल समझते हो, डेटर वगैरह। ट्रेड पेबल समझते हो ना, क्रेडिटर वगैरह का बात हो रहा है। स्टॉक हो सकता है, नहीं तेरी स्टॉक इसमें नहीं लिखना चाहिए, वो तो हेल्ड फॉर ट्रेड में जाएगा, ठीक है। यहां तक ठीक है। किंतु मुझे लगता है यहां पर मुझे ये शब्द आपको समझाना चाहिए या लिखवा देना चाहिए
कि भैया ऑपरेटिंग साइकिल क्या चीज है, ऑपरेटिंग साइकिल क्या चीज है, किस चिड़िया का नाम है। तो मैं लिखवा देता हूं आपको यहीं पर ही, ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल किसको बोलते हैं ये भी जरा समझ लेते हैं। ऑपरेटिंग साइकिल तो मैंने बताया था भैया, कैश से कैश कन्वर्ट होने में जो टाइम लगता है वही तो ऑपरेटिंग साइकिल है। अगर ऑपरेटिंग साइकिल निकाल पा रहा हूं तब तो ठीक है, किंतु अगर ऑपरेटिंग साइकिल में किसी कंपनी का नहीं निकाल पा रहा हूं तो हम लोग अज्यूम कर लेंगे ऑपरेटिंग साइकिल कितने महीने का होता है, 12 महीना का। ऑपरेटिंग साइकिल निकालते वक्त अगर कोई भी क्रेडिटर उधारी दे रहा है तो वो क्रेडिट पीरियड वो माइनस मत करना, सारे ऐड होंगे, लेस कुछ नहीं होगा। ठीक है ना, लिख लो, एक काम करो। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, ऑपरेटिंग साइकिल निकालते कैसे हैं पहले वो लिख लेते, ऐसे भी लिख लेते हैं, ऐसे ऑपरेटिंग साइकिल लिखा है ना। पहले मेरे पास था रॉ मटेरियल, खरीद के लाएंगे रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल कन्वर्ट होके बनेगा आपका WIP, WIP कन्वर्ट होके बनेगा आपका क्या चीज, फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स हम बेचेंगे अपने कस्टमर को, डेटर को। तो रॉ मटेरियल से बनेगा WIP, WIP से फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स से डेटर, डेटर से फिर से पैसा आ जाएगा, कैश लेना। रॉ मटेरियल से ऐसे घूमेगा, यही तो चक्करबाजी है, यही आपका ऑपरेटिंग साइकिल है। तो ऐसे नीचे बॉक्स बना दो, ऑपरेटिंग साइकिल। तो ऑपरेटिंग साइकिल कैसे निकलेगा, ये तो ड्राइंग बनाया, अब निकलेगा कैसे वही लिख दे रहा हूं। ड्राइंग बना लिया आप लोग, पॉज करके लिख लो, मैं थोड़ा आगे चलूं। ओके, तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको लेना पड़ेगा मटेरियल होल्डिंग पीरियड। मटेरियल होल्डिंग पीरियड समझ गया, मतलब मटेरियल को कंज्यूम करने के पहले, फिनिश गुड्स बनाने के पहले मेरे गोडाउन में जितना दिन पड़ा, मटेरियल होल्डिंग पीरियड। ठीक है ना, मटेरियल होल्डिंग पीरियड सीधा होता है प्रायर टू कंजम्पशन। ठीक है ना, उसके बाद उसके साथ ऐड करेंगे प्रोसेसिंग टाइम, इसके बाद ऐड होगा प्रोसेसिंग टाइम, कितना दिन प्रोसेसिंग में लगेगा, WIP। उसके बाद फिनिश गुड्स बन जाएगा, उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, उसके बाद है फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड, फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड, ऐसे बोल दो स्टोरेज। क्योंकि फिनिश गुड्स बनने के बाद तुरंत थोड़ी ना बिक जाएगा, कुछ दिन तो पड़ा रहेगा मेरे पास, जितना दिन पड़ा रहता है। और फिर डेटर को माल उधारी देते हैं तो डेटर से कलेक्शन पीरियड, सब एडेड कर लो। एडेड करके ये जो आएगा यही हमारा ऑपरेटिंग साइकिल है, एडेड करके ये जो आएगा यही हमारा ऑपरेटिंग साइकिल है, यही हमारा ऑपरेटिंग साइकिल है। सब कुछ ऐड कर दिए, ऐड ऐड ऐड, सब ऐड हो रहा है, किंतु याद रखना सब ऐड ही होगा, कुछ भी लेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, पॉइंट नंबर 2, ये 1 था ना। 2, while computing operating cycle, while computing operating cycle, while computing operating cycle, we will not, while computing operating cycle, we will not deduct credit given by creditor, credit given by creditor for payment of material and expense, for payment of material and expense, for payment of material and expense। तो मटेरियल और एक्सपेंस खरीदने के लिए जो उधारी मिलता है वो माइनस मत करना भैया। और तीसरा पॉइंट, इफ एनी कंपनी is not able to, if any company
is not able to define its operating cycle, वो अपना ऑपरेटिंग साइकिल डिफाइन ही नहीं कर पा रहा है, निकालना संभव नहीं उसके लिए, then it will be क्या, then it will be assumed, कितना महीना, very good, then it will be assumed to be equals to 12 months, तो उसको 12 महीने के बराबर मान लेना। 12 महीने के बराबर मानना पड़ेगा भैया, 12 महीने के बराबर, यस, लिख लो यहां तक। दो कंडीशन हुआ, ये तो ऑपरेटिंग साइकिल समझा रहे थे, समझ रहे हैं ना, अभी तो दो ही हुआ, ए बी, या तो ए पूरा कर लो या तो बी पूरा कर लो, या तो सी पूरा कर लो। और पॉइंट नंबर सी, सी क्या था, हेल्ड फॉर ट्रेड, याद है ना, इट इज हेल्ड फॉर ट्रेड, इट इज हेल्ड फॉर ट्रेड, ट्रेड के लिए रखें अपने पास। एग्जाम्पल में स्टॉक लिख लो, स्टॉक हेल्ड फॉर ट्रेड हो गया। और लास्ट, या तो 12 महीना, या तो ऑपरेटिंग साइकिल, या तो वो हेल्ड फॉर ट्रेड है, हाँ कैश और कैश इक्विवेलेंट, या फिर इट इज कैश और कैश इक्विवेलेंट, इट इज कैश और कैश इक्विवेलेंट। कैश का मतलब तो आप समझते ही हो, करेंसी नोट्स है, और कैश इक्विवेलेंट का मैंने एग्जांपल दे दिया, बैंक डिपॉजिट, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट फैसिलिटी, ये सब कैश इक्विवेलेंट हो गया। तो आप बोल रहे हो फॉर एग्जांपल, वो भी लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल कैश का मतलब हो गया अपने पास जो करेंसी नोट्स है जो पड़ा हुआ है। कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या हो सकता है, एक हो सकता है बैंक डिपॉजिट्स हो सकता है, बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकता है, बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकता है, कैश क्रेडिट फैसिलिटी हो सकता है, कैश क्रेडिट, एसेट्रा एसेट्रा, ये सब करंट आइटम है। सीधा सीधा बात है, चारों में से कोई एक कंडीशन पूरा कर लो तो करंट आइटम बन गया, या तो करंट एसेट बनेगा या तो करंट लायबिलिटी होगा। किंतु चारों में से कोई भी कंडीशन पूरा नहीं हुआ तो तब वो नॉन करंट आइटम है, यानी वो या तो नॉन करंट एसेट है या तो नॉन करंट लायबिलिटी। नोट लिख लो, नोट 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 नोट, थोड़ा मैं कलर ले लूं, अच्छा एक छोटा सा नोट लिख लो यहां पर, नोट नोट नोट, ऑल अदर assets and liabilities, all other assets and liabilities are to be classified as non current items। यहां एक बल्ब जला लो, मेंटोस दिमाग की बत्ती जलाए। भैया चार में से कोई एक कंडीशन पूरा कर दो, चुपचाप करंट आइटम बन जाओ। चारों में से अगर एक भी रह गया तो नॉन करंट है। यहां तक तो ठीक है भैया, देख लो यहां तक हो गया। चलो अब एक बढ़िया पॉइंट बताता हूं आपको, सुनो। अब अगला जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट नंबर 2, वह है राउंडिंग ऑफ का कॉन्सेप्ट। राउंडिंग ऑफ मैं बता रहा हूं भाई, इतना हड़बड़ाहट क्या है, किससे मिलना है भाई। हाँ, राउंडिंग ऑफ का क्या कॉन्सेप्ट है, देखो मैं बता रहा हूं। ये लोग बोलता है शेड्यूल 3 में कि आप जब अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनल अकाउंट्स बनाओगे, मतलब बैलेंस शीट बनाओगे, पीएल बनाओगे, नोट्स टू अकाउंट्स बनाओगे, तो इसमें जो आप अमाउंट लिखते हो ना, उसको राउंड ऑफ करके लिख सकते हो। ये लोग क्या किया है, ये लोग बोला कंपनी को 2 पार्ट में बांट दिया। बोला एक ऐसा कंपनी जिसका टर्नओवर यानी जो सेल है 100 करोड़ से कम है, एक ऐसा कंपनी होगा।
और एक ऐसा कंपनी जिसका सेल यानी टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा का, तो दो कंपनी हो गया। एक कंपनी जिसका सेल 100 करोड़ से कम है और एक कंपनी जिसका सेल टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा है। बोलता है जो कंपनी का जो सेल है, टर्नओवर है 100 करोड़ से कम है, वो लोग अपने अमाउंट को राउंड ऑफ कर सकते हैं इन द नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ कर सकते हैं। अगर वो चाहें तो क्या बोलते हैं, थाउजेंड्स में राउंड ऑफ कर सकते हैं। वो चाहें तो लैक्स में राउंड ऑफ कर सकते हैं। वो चाहें तो मिलियंस में भी राउंड ऑफ कर सकते हैं। मिलियन समझते हैं ना, 10 लाख। और अगर आपका टर्नओवर से 100 करोड़ या उससे ज्यादा हो गया है, तब आप थोड़े से बड़े आदमी हैं, तो आप लैक्स में राउंड ऑफ कर सकते हैं, मिलियंस में राउंड ऑफ कर सकते हैं और करोड़ में राउंड ऑफ कर सकते हैं। राउंडिंग ऑफ का पॉइंट बोल रहा है। और अगर कोई डेसिमल है तो उसको भी राउंड ऑफ कर सकते हैं। मान लो मेरे कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज, वहां पर कोई भी एक आइटम है, मान लो ऐसा बोल रहा हूं 568.95 करोड़ है, तो बोल रहा आप इसको एक कम करो ना, 569 करोड़ कर दो, तो डेसिमल भी राउंड ऑफ कर सकते। अच्छा, मतलब अगर मेरे कंपनी का सेल 100 करोड़ से कम है तो हम थोड़े से छोटे कंपनी में, तो हम 100,000 लाख्स मिलियंस में राउंड ऑफ कर सकते हैं। मिलियंस, करोड़ भी नहीं कर सकते ना, करोड़ भी नहीं कर सकते। किंतु अगर आप 100 करोड़ को टच कर लिया आपका सेल या उससे ज्यादा हो गया, तो आप राउंड ऑफ किस में करोगे, थोड़े बड़े हो गए आप, तो छोटा मोटा नहीं, लैक्स में, मिलियंस में, करोड़ में, या फिर डेसिमल भी राउंड ऑफ किया जा सकता है। और हां, आप जो राउंड ऑफ करके जो यूनिट चूज कर रहे हो, सीधा बात है यहां यूनिट चूज करने बोल रहा है। मान ले मैंने करोड़ यूनिट चूज कर लिया अपने लिए, तो बोलता है थ्रू आउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको वही यूज करना पड़ेगा। मैंने बैलेंस शीट में भी सारा फिगर करोड़ में, पीएल में भी सारा फिगर करोड़ में, और नोट्स टू अकाउंट्स में भी सारा फिगर करोड़ में। ऐसा नहीं कर सकते कि बैलेंस शीट में करोड़ में, पीएल में लाख में, नोट्स टू अकाउंट्स में और किसी मिलियंस में लिख रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा। एक यूनिट पकड़ने और उस यूनिट को पकड़ के आपको पूरा काम कर देना है। वही यूनिट थ्रू आउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका प्रेजेंटेशन उसी यूनिट में होना चाहिए। जिस यूनिट में आप राउंड ऑफ किए हो उसी यूनिट में होना चाहिए। बोलो बात समझ में? तो मैं एक ऐसा बना देता हूं सुंदर सा डिजाइन आपके लिए। लो 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 डिजाइन। ऊपर हेडिंग लगाया ना, ये राउंडिंग ऑफ, उसके नीचे लिख रहे हैं। पहला में लिखा सिचुएशन और बगल में लिखा राउंडिंग ऑफ। तो सिचुएशन में पहला लिखें, इफ टर्नओवर, टर्नओवर समझ गया ना, सेल, इफ टर्नओवर ऑफ कंपनी, इफ टर्नओवर ऑफ कंपनी इज लेस देन 100 करोड़, 100 करोड़ से कम है, तो आप राउंड ऑफ किस में कर सकते हो, नियरेस्ट हंड्रेड्स में, नियरेस्ट 100 में, 100 में कर सकते हो, 1000 में कर सकते हो, लैक्स में कर सकते हो, मिलियंस और डेसिमल देयर ऑफ। डेसिमल देयर ऑफ समझ गया ना, और डेसिमल देयर ऑफ। छोटा छोटा पॉइंट है बेटा, ये सब चीज आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से पहले सब जानना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2, इफ टर्नओवर ऑफ कंपनी इज 100 करोड़ और मोर, तो आपका राउंडिंग ऑफ किस में होगा, नियरेस्ट 100,000 नहीं, अब आप बड़े आदमी हैं, लैक्स, मिलियंस
करोड़ और डेसिमल thereof और डेसिमल thereof और डेसिमल thereof। अच्छा, एक लाइन और लिख लो कि थ्रू आउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है सिंगल यूनिट प्रेजेंटेशन होगा। ठीक है ना? अरे भैया इतना बोल रहे हैं, इतना सीधा सीधा बोलिए ना। 100 करोड़ से अगर कम है तो आप करोड़ में प्रेजेंटेशन नहीं कर सकते, बाकी सब में कर सकते हैं। और अगर 100 करोड़ या उससे ऊपर हो गया तो फिर आप लाख से करोड़ तक जितना इच्छा उसमें प्रेजेंटेशन कर लीजिए। इतना घुमा रहे हैं, छोटा सा बात नहीं बोल सकते। अच्छा ठीक है, सॉरी, लिखो लिखो लिखो, सिंगल यूनिट प्रेजेंटेशन, सिंगल यूनिट प्रेजेंटेशन will be applied on entire financial statement, on entire financial statements। बोलो ठीक है? तो यहां तक जितना बेसिक चर्चा था वहां खत्म हो गया। अब हम चलते हैं बैलेंस शीट में, एक एक आइटम उठाएंगे और उसका चर्चा करते रहेंगे। तो मैं अगर बैलेंस शीट की तरफ जाऊं, अरे बाप रे बाप, बहुत कुछ समझा दिया, इधर आओ। तो बैलेंस शीट में अगर जाऊं तो देखो पहला हेड जो ये लोग बनाया है वो है शेयर होल्डर्स फंड। तो शेयर होल्डर्स फंड मतलब इसमें किसका पैसा रहेगा? शेयर होल्डर का पैसा रहेगा। अब शेयर होल्डर फंड में सबसे पहले क्या लिखा है लोग? शेयर कैपिटल। तो प्रैक्टिकली क्या होता है, बात समझो। जो शेयर कैपिटल का पेड अप कैपिटल है वो तो यहां अमाउंट कॉलम में हम लिख देंगे, किंतु भैया आपको ना इसका प्रेजेंटेशन, इसका क्रॉस वेरिफिकेशन नोट्स टू अकाउंट्स में करके दिखाना पड़ता है। तो शेयर कैपिटल का क्या क्या चीज नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाना है ये अपने को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। मैं एक बार रफ में बात करता हूं क्या क्या चीज दिखाना पड़ता है। 10 पॉइंट है जो दिखाना पड़ता है। कितना पॉइंट बोल रहे हैं भैया? 10 पॉइंट। हां, क्या क्या मैं बोल रहा हूं? देखो सबसे पहले जब आप शेयर कैपिटल का नोट्स बनाओगे, सबसे पहले आपको उस कंपनी का ऑथराइज कैपिटल जो है ना, ऑथराइज कैपिटल वो बताना पड़ेगा। मतलब आपका ऑथराइज कैपिटल में नंबर ऑफ शेयर कितना है और उसका अमाउंट कितना है वो आपको बताना पड़ेगा। अच्छा, मतलब मेरे कंपनी का जो ऑथराइज कैपिटल है वो डिस्क्लोज। हाँ भैया, बचपन में भी करते थे हम लोग, सीखे हैं भैया ये वाला बात। हाँ, मतलब मान लो 10 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, 5 लाख इक्विटी शेयर ऑफ प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच। तो ऑथराइज कैपिटल मेंशन करना पड़ेगा और ऑथराइज कैपिटल का नंबर भी बताना है, अमाउंट भी बताना है। नंबर भी बताना है, अमाउंट भी बताना है। नंबर भी बताना है, अमाउंट भी बताना है। दूसरा नंबर पॉइंट, आपको अपना इशूड कैपिटल बताना पड़ेगा। कितना आपने इशू कर लिया, मतलब ऑफर टू पब्लिक। कितना सब्सक्राइब कर लिया पब्लिक लोग, शेयर्स टेकन बाय द शेयर होल्डर। एंड पेड अप कैपिटल के बारे में बताना। पेड अप कैपिटल, सब्सक्राइब कितना शेयर सब्सक्राइब हुआ है, इशू कितना हुआ है, सब्सक्राइब कितना हुआ है, और पेड अप भी बताना है। क्योंकि कई बार शेयर जो होते हैं फुल्ली पेड होते हैं, कई बार पार्टली पेड होते हैं। अब 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपया दे दिया शेयर होल्डर, फुल्ली पेड। 10 रुपए का शेयर में 7 रुपए दिया है, तो क्या है? पार्टली पेड। तो ये बताना पड़ेगा। तो ऑथराइज पहले बता दो, नंबर, अमाउंट, इशूड, सब्सक्राइब, पेड अप। और पेड अप में ये भी बताना कि फुल्ली पेड है कि पार्टली पेड है, ये बात का भी जिक्र हो जाना चाहिए। समझ में आ रहा है? तीसरा पॉइंट, अगर कोई कॉल्स इन अरियर है तो उसका डिस्क्लोजर भी करना पड़ेगा नोट्स में। अगर कोई कॉल्स इन अरियर है तो उसका डिस्क्लोजर भी करना पड़ता है। कैसे करते हैं भैया? याद करो, जो कॉल्ड अप कैपिटल दिखाते हैं पहले, कॉल्ड अप, उसमें से कॉल्स इन अरियर माइनस कर देते थे बचपन में, याद करो, करके पेड अप आता था। तो अगर कोई कॉल्स इन अरियर है तो उसका डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। चौथा, अगर आपका फोरफिटेड शेयर अकाउंट में कोई बैलेंस है तो वो भी दिखाना पड़ेगा। ये बैलेंस आपने बचपन में सीखा हुआ है ना, शेयर फोरफीचर होता है, फोरफिट होके फिर रीइश्यू भी होता है। मान लो 500 शेयर फोरफिट किया, ठीक है भैया, उसमें से 300 शेयर रीइश्यू कर दिया। हाँ, कर दे भैया। तो जो शेयर रीइश्यू हो जाता है उसमें जो प्रॉफिट होता है वो तो कैपिटल रिजर्व में डाल देते हैं। किंतु जो शेयर रीइश्यू नहीं हुआ है उसमें जो अमाउंट ऑफ फोरफिट किए थे वो तो फोरफिटेड शेयर अकाउंट में बैलेंस पड़ा हुआ रहेगा।
वो भी शेयर कैपिटल के साथ जोड़ के दिखाया जाता है, ये जोड़ के दिखाएंगे। मतलब आपका जो भी कॉल्ड अप कैपिटल होगा उससे ये कॉल्स इन एरियर माइनस कर देते हैं, और फोरफिटेड शेयर का कोई भी बैलेंस होगा तो उसके साथ जोड़ के दिखा देते हैं, ये भी दिखाना पड़ेगा। और इतना तो जनरली मुझे ऐसा लगता है बचपन में पता रहता है सारा बच्चा। पांचवा, आपको एक तो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी दिखाना पड़ेगा, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ नंबर ऑफ शेयर। ये रिकंसिलिएशन आपका ओपनिंग बैलेंस ऑफ शेयर और क्लोजिंग बैलेंस का रिकंसाइल दिखाना पड़ेगा। आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा एक स्टेटमेंट बना के कि ओपनिंग में मेरे पास 1 लाख शेयर थे, प्लस ड्यूरिंग द ईयर कोई नया इश्यू हुआ है तो ऐड कर दो, कोई बोनस शेयर इश्यू है तो ऐड कर दो, कोई राइट शेयर इश्यू है तो ऐड कर दो, कोई शेयर बाईबैक हो गया है तो चला गया शेयर कम हो गया उसको लेस करके दिखाओ, अरे क्लोजिंग बैलेंस इतना आ रहा है। समझ रहा है? मतलब ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस उस साल का, जिस साल का मैं बैलेंस शीट बना रहा हूं उस साल का ओपनिंग नंबर ऑफ शेयर और क्लोजिंग नंबर ऑफ शेयर का रिकंसिलिएशन दिखाना है। ओपनिंग 1 लाख है, क्लोजिंग 5 लाख, कैसे हुआ तो वो आपको दिखाना पड़ेगा। ये शेयर आया, ये शेयर गया, माइनस करके दिखाना पड़ेगा। एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। ठीक है। छठा, एक लिस्ट बना के देना पड़ता है। लिस्ट, कौन सा लिस्ट? ऐसे शेयर होल्डर का लिस्ट जो हमारी कंपनी में 5% या उससे ज्यादा शेयर होल्ड करते हैं। क्योंकि भैया ये बोलता है, कंपनी से बोलता है कि जो लोग हमारे कंपनी में 5% या उससे ज्यादा शेयर होल्ड कर रहे हैं वो लोग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं, तो उनका एक लिस्ट बना के दीजिए। मान लो एक कंपनी है जिसका 10 लाख शेयर है ना, चलो 10 लाख क्या 1 लाख शेयर है। अब कोई आदमी मिस्टर ए है, उसके पास 7,000 शेयर है, तो उसके पास कंपनी का 7,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख परसेंटेज के लिए इनटू 100, यानी ही इज होल्डिंग 7% शेयर। तो क्या उसके पास 5% या उससे ज्यादा शेयर है? हाँ, तो उसका एक लिस्ट बनाओ। तो ऐसे जितने भी लोग हैं जो हमारे कंपनी के 5% या उससे ज्यादा शेयर होल्ड करते हैं उन लोगों का एक लिस्ट बनना चाहिए, वो लिस्ट देना पड़ेगा। ठीक है। सातवां पॉइंट, सातवां, अगर हमारा कोई होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग समझते हो ना, अगर कोई कंपनी दूसरे कंपनी का 50% से ज्यादा शेयर होल्ड करे तो उसको होल्डिंग कंपनी बोलते हैं। मान लो एक कंपनी है ए, बात समझो, एक कंपनी है, कहां दिखाऊं यार, कचरा ए, हम यहां पर लिखने लगा बीच में, कोई बात नहीं, चलो ये सब हटाते हैं, यही लिखते थे ना, इतना जगह तो है। अब मैं बोल रहा हूं होल्डिंग कंपनी से, मान लो एक कंपनी ए एक बी है, ए कंपनी बी कंपनी का 50% से ज्यादा शेयर होल्ड करता है, तो ए कंपनी को होल्डिंग कंपनी बोलते हैं और बी कंपनी को हम लोग सब्सिडियरी कंपनी बोलते हैं। तो मान लो हम अगर बी कंपनी है तो ए मेरा होल्डिंग कंपनी है, तो मुझे नोट्स टू अकाउंट्स में यह भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि ए मेरा होल्डिंग कंपनी है, होल्डिंग कंपनी का नाम, और उसके पास हमारे कंपनी का कितना शेयर है वो भी बताना पड़ेगा कि हमारे कंपनी का 1 लाख शेयर है, उसमें 70,000 शेयर उसके पास है, हमारा कंपनी का 1 लाख शेयर है, 60,000 शेयर होल्डिंग कंपनी के पास है। तो ये भी हिसाब देना पड़ेगा, होल्डिंग कंपनी का नाम और उसके पास कितना शेयर है। अच्छा, ये भी बताना पड़ेगा भैया। इसके अलावा अगर हमने कोई ईसॉप्स का कमिटमेंट दे रखा है, कोई भी शेयर का कमिटमेंट देके रखा है, ईसॉप का क्या, ईसॉप सुना है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। क्या होता है कि कंपनी लोग अपने शेयर होल्डर लोग को शेयर देता है कम में, उसको ईसॉप्स बोलते हैं। तो कंपनी अगर किसी को भी कोई शेयर कमिट करके रखा है ना, कि बोलता है हम तुमको 1 लाख शेयर दे देंगे, हम तुमको 2 लाख शेयर दे देंगे, तो ऐसा कमिटमेंट का लिस्ट बना के देना पड़ता है। कितना शेयर आप रिजर्व करके रखो कि इस आदमी को दोगे, इस आदमी को दोगे, इस आदमी को दोगे। तो कमिटमेंट वाला जो है, जो ईसॉप्स के हिसाब से या कोई भी कमिटेड शेयर है, उसका भी लिस्ट बना के देना पड़ेगा, कितना कमिट करके रखे। इसके अलावा एक स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन कैपिटल दिखाना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन कैपिटल, और ये भी 5 साल का, लास्ट 5 साल का, इस साल का नहीं, इस साल से ठीक पहले 5 साल का। मतलब मान लो आज मैं बैलेंस शीट बना रहा हूं 31/3/23, तो ये वाला साल छोड़ दो,
पिछले साल में चलो 31/3/22 से पिछला जो 5 साल है ना, उस 5 साल का स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस दिखाना है। मैंने 5 साल के अंदर अंदर 5 साल पहले क्या ओपनिंग था, कितना शेयर घर में आया मतलब बिजनेस में आया, कितना चला गया, क्लोजिंग कितना बच रहा है। तो ये एक स्टेटमेंट बना, 5 साल का रिकंसिलिएशन दिखाना पड़ता है। बैलेंस शीट डेट के ठीक पिछला 5 साल में कहां कहां से आया नया शेयर, कहां कहां गया, कोई बोनस शेयर इशू कर दिया, कोई राइट शेयर इशू कर दिया, कोई बाईबैक हो गया, तो पूरा हिसाब दिखाना पड़ता है लास्ट 5 साल में क्या क्या हुआ है। बाप रे बाप भैया, हमने ना पहले भी बैलेंस शीट बनाया है, इतना डिटेल तो कभी नहीं दिखाया। नहीं दिखाया तो क्या हुआ, लिखा हुआ है शेड्यूल 3 में दिखाने के लिए। प्रैक्टिकली दिखाते हैं, बिल्कुल दिखाते हैं प्रैक्टिकली बच्चे। होगा तो मैं कभी एनुअल रिपोर्ट खोल के दिखाऊंगा, आज तो मेरे हाथ में नहीं है, मैं दिखाऊंगा आगे जाके, डोंट वरी, अगले क्लास में दिखा दूंगा मैं तुमको। दिखाना पड़ता है भाई एग्जाम में। अरे एग्जाम का क्या, एग्जाम में जो डेटा अवेलेबल है वही दिखाना है। एग्जाम में पहला 4 पॉइंट से ज्यादा कुछ आता ही नहीं है। हाँ चलो ठीक है। और लास्ट पॉइंट ये कितना हो गया था, 9 पॉइंट। लास्ट पॉइंट बोल रहा हूं, हर एक केस में अपने शेयर का फेस वैल्यू भी बताना पड़ेगा। अगर आपका शेयर 10 रुपए का है तो मेंशन करना पड़ेगा फेस वैल्यू 10 है। 100 रुपए का तो मेंशन करना पड़ेगा, 1 है तो मेंशन करना पड़ेगा। तो आपका जो क्लास ऑफ शेयर है वो बताना पड़ेगा, हर एक क्लास का फेस वैल्यू बताना पड़ेगा। अच्छा भैया, एक बार आप एक बार फिर से बोलोगे भैया क्या क्या दिखाना पड़ेगा। हमें नोटिंग भी करवा दूंगा, पर एक बार फिर से बोल ही देता हूं कि क्या क्या चीज दिखाना पड़ेगा भैया। मैं फिर से बोलता हूं 10 पॉइंट। सबसे पहले मैंने बोला कि हमें ऑथराइज कैपिटल दिखाना पड़ेगा, उसमें नंबर ऑफ शेयर भी दिखाना है और अमाउंट भी दिखाना है। दूसरा मैंने बोला इशूड, सब्सक्राइब और पेड अप दिखाना पड़ेगा, और ये भी बताना पड़ेगा कौन सा फुल्ली पेड है, कौन सा पार्टली पेड है। तीसरा अगर आपके यहां पर कोई कॉल्स इन अरियर है तो कॉल्स इन अरियर का डिटेल्स पूरा दिखाना पड़ेगा। चौथा, अगर कोई फोरफिटेड शेयर अकाउंट में बैलेंस बचा हुआ है तो वो बैलेंस भी दिखाना पड़ेगा। ऐड करके दिखाते हैं किंतु दिखाना पड़ेगा शेयर कैपिटल में, ठीक है ना। पांचवा, आपको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना पड़ता है इस साल का। ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस को रिकॉन्साइल करके दिखाना पड़ेगा, नंबर ऑफ शेयर का। छठा, आपको एक ऐसा लिस्ट बनाना पड़ेगा शेयर होल्डर का जिनके पास हमारी कंपनी का 5% या उससे ज्यादा शेयर है। सातवां, हमारा जो होल्डिंग कंपनी है वो और उसके पास हमारे कितने शेयर, होल्डिंग कंपनी हमारी कंपनी का कितना शेयर होल्ड करता है, इसका डिटेल भी दिखाना पड़ेगा। समझ में? आठवां, जितना भी शेयर हम रिजर्व करके रखें ईसॉप्स के लिए, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के लिए, या फिर कोई भी कमिटेड शेयर, कंपनी किसी को भी कमिट करके रखा है कि मैं तुम्हें ये शेयर दूंगा, तो वो बताना पड़ेगा। 9, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन शेयर दिखाना पड़ेगा। 5 साल में जो बैलेंस शीट डेट है आज का, उसके ठीक पहले जो 5 साल है उसमें पूरा चेंज दिखाना पड़ेगा कि कितना नया इशू किए, कितना राइट शेयर इशू किए हैं, कितना बोनस शेयर इशू किए, कितना बाईबैक किए हैं, ये सारा दिखाना पड़ेगा। और 10वां, हर एक केस में आपको शेयर का, हर एक क्लास का शेयर का फेस वैल्यू भी बताना पड़ेगा। मैं 10 पॉइंट बोल रहा हूं, आपको भी याद रख लेना चाहिए। और एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन बोलो, प्रैक्टिकल बात बोलो, सुना। एग्जाम में क्या होता है, आपको क्या दिखाना पड़ता है मैं बताऊं। आपका जो कॉल्ड अप कैपिटल होगा वो दिखाओगे, उसमें से आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, कॉल्स इन अरियर माइनस करवा देगा, और कोई फोरफिटेड शेयर होगा तो ऐड हो जाएगा। एग्जाम में तो इतना ही पूछता है, मेरा बात समझ रहा है। एग्जाम में तो इतना ही पूछता है, इसके ऊपर कुछ बात ही नहीं है। तो एक काम करें, फटाफट इसको नोटिंग कर लें। ये सारा पॉइंट्स अगर एक बार नोटिंग कर लें तो बढ़िया हो जाएगा। तो चलो एक काम करो, लिखो। ये बनेगा हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 3। और ये किसका कॉन्सेप्ट है, मैं बता रहा हूं शेयर कैपिटल का। और शेयर कैपिटल तो सबको पता है, मैं बस यही सिखा रहा हूं कि नोट्स टू अकाउंट्स में शेयर कैपिटल के बारे में क्या क्या डिस्क्लोजर करना चाहिए, क्या क्या डिस्क्लोजर करना चाहिए। शेड्यूल 3 क्या बोलता है, इतना सारा 10-10 बात बोला डिस्क्लोज करने के लिए। हाँ चलो ठीक है, पर जानना जरूरी है, कभी कोई पूछ ले तो गड़बड़ हो जाएगा सारा। ये सब जानना बेटा, इसीलिए पढ़ा रहे हैं, आगे काम आने वाला है सब चीज। लो जी, तो सबसे पहला पॉइंट क्या डिस्क्लोज करना है, टोटल ऑथराइज कैपिटल, ये डिस्क्लोज कर देना। ऑथराइज कैपिटल के अंदर आपको नंबर ऑफ शेयर एंड अमाउंट दोनों डिस्क्लोज करना है। नंबर ऑफ शेयर और अमाउंट दोनों डिस्क्लोज करना है।
दूसरा, नंबर ऑफ शेयर इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल भी डिस्क्लोज करना है। अब पेड अप कैपिटल में आपको यह भी बताना पड़ेगा कि वो फुल्ली है कि वो पार्टली पेड है, ये जरूर बता देना, वो मेंशन करना पड़ेगा। तीसरा, अगर कोई कॉल्स इन अरियर है इफ एनी, तो उसको डिस्क्लोज करो। अरियर नहीं है तो क्यों डिस्क्लोज करो, है तो करो, नहीं है तो मत करो। चौथा, अगर कोई शेयर फॉरफीचर अकाउंट में बैलेंस है तो वो भी दिखाना पड़ेगा। इतना बार बोल दिया है, याद हो जाएगा यार। हाँ, पांचवा नंबर, वेरी गुड, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। नेक्स्ट बनाना पड़ता है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फॉर व्हाट, ऑफ नंबर ऑफ शेयर, ऑफ नंबर ऑफ शेयर in the beginning, in the beginning, number of share in the beginning and at the end of year, साल के स्टार्टिंग में और साल के एंड में जो नंबर ऑफ शेयर उसका रिकंसिलिएशन दिखाइए। छठा नंबर, वो शेयर होल्डर जो हमारे कंपनी का 5% या उससे ज्यादा शेयर होल्ड करते हैं उसका लिस्ट दिखाना है। तो हमको दिखाना है लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर, लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर हु आर होल्डिंग मोर देन 5% शेयर ऑफ कंपनी, अपने कंपनी का 5% से ज्यादा शेयर होल्ड करता है। 6 नंबर। 7 नंबर, होल्डिंग कंपनी के पास कितना शेयर है वही बताना है। नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय होल्डिंग कंपनी, अगर कोई है होल्डिंग कंपनी तो वो मेरा शेयर कितना होल्ड करता है। मतलब बड़े बड़े शेयर होल्डर का लिस्ट मांग रहा है, मेजोरिटी शेयर्स किसके पास है ये डिस्क्लोज करने बोल रहा है। लोगों पता तो रहे, है ना। इसके बाद रिजर्व शेयर और कमिटेड शेयर्स मांगा है। ईसॉप में आपने कितने शेयर रिजर्व करके रखे हैं, दूसरे कोई एम्प्लॉय को कितने शेयर कमिट करके रखे, उसका लिस्ट बताओ। कमिटमेंट क्या करके रखे हो, ये होगा रिजर्व्ड शेयर्स अंडर ऑप्शन प्लान, वही शेयर ऑप्शन ईसॉप एंड अदर कमिटेड शेयर्स, कोई भी कमिटमेंट करके रखा, अदर कमिटेड शेयर्स, अदर कमिटेड शेयर्स। फिर एक तो आपको वो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस बनाना है शेयर्स का, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन शेयर बनाना है 5 साल का, प्रीसीडिंग द बैलेंस शीट डेट। और उसके अंदर क्या दिखाना है, 5 साल के अंदर कहां कहां से शेयर आया, कहां कहां शेयर गया, नया इशू हुआ है, राइट इशू हुआ है, बोनस शेयर हुआ है, बाईबैक हुआ है, रिडेम्पशन हुआ है, ये सारा दिखाना है। तो 9 नंबर पॉइंट कैसे लिखें, अ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस, a statement of changes in shares, statement of changes in share during preceding 5 years from balance sheet date, that is राइट शेयर, बोनस, बाईबैक, सारा डिटेल दिखाना है, एसेट्रा एसेट्रा। 10वां नंबर पॉइंट, सारे केस में जितने भी क्लास ऑफ शेयर है सबका फेस वैल्यू भी मेंशन करना पड़ेगा। फेस वैल्यू पर शेयर, फेस वैल्यू पर शेयर, फेस वैल्यू पर शेयर फॉर ईच क्लास ऑफ शेयर, ईच क्लास ऑफ शेयर
कौन सा शेयर 10 का है, कौन सा 100 का है, इक्विटी कितने का है, प्रेफरेंस कितने का है, यही है। देखो लिखाने को तो मैंने 10 पॉइंट बोल दिया है, प्रैक्टिकल लाइफ में 10 पॉइंट ही करना पड़ता है, किंतु एग्जाम में ज्यादातर क्या देखा गया है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो आते हैं जितने भी आपके आएंगे उसमें आपको बस वो पेडअप तक का हिसाब लगाना है, सीधा सीधा बात है। मैं तो ये बोल रहा हूं कि जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसके अंदर आपको क्या दिखाना है कि आपके कॉल्ड अप कैपिटल कितना है, सीधा बात है, कॉल्ड अप कैपिटल ले लेंगे इसमें, कॉल्ड अप में से फिर माइनस करवाएगा, कॉल्स इन अरियर अगर कुछ होगा तो वो माइनस हो जाएगा, और अगर कोई फोरफिटेड शेयर का बैलेंस है या शेयर फोरफीचर बैलेंस जो भी है, फोरफिटेड शेयर का बैलेंस है तो वो ऐड हो जाता है, बस और कुछ नहीं है। यहां तक हो गया हो तो मुझे बताइएगा तो मैं आगे चल सकूंगा। भैया अगला बताओ, अगला, हाँ एक एक करके सारा हेड बात करना भैया, कुछ भी नहीं छोड़ सकते। मैं अपने बैलेंस शीट में गया, मेरा पहला आइटम शेयर कैपिटल हो गया था, दूसरा है मुन्ना रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो अब रिजर्व्स एंड सरप्लस सीधा बात है, जितना भी तरह का रिजर्व्स है आपके पास उसका टोटल यहां बैठेंगे बैलेंस शीट में, किंतु क्रॉस वेरिफिकेशन कहां करके दिखाना है, नोट्स में। तो नोट्स में क्या करोगे, आपके पास जितना भी तरह का रिजर्व है सबको जोड़ के दिखा दो। आपके पास कैपिटल रिजर्व है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व है, सिक्योरिटीज प्रीमियम है, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व है, आपके पास जनरल रिजर्व है, समझ रहे हैं, पीएल अकाउंट का जो बैलेंस है, पीएल अकाउंट का बैलेंस को हम लोग सरप्लस भी बोलते हैं, वो सारा दिखा दो। मेरा बात समझ रहे हैं, मैं यहां पर लिख रहा हूं सर, ये तो सबसे आसान कॉन्सेप्ट बन गया। फिर कॉन्सेप्ट नंबर कितना बनेगा, 3 हुआ था ना, 4 लिखिए, कॉन्सेप्ट नंबर 4 ये बनेगा रिजर्व एंड सरप्लस। तो कंपनी का जितना भी रिजर्व वगैरह है सब जोड़ के दिखाना पड़ेगा। हाँ एक पॉइंट याद रखना, एक पॉइंट याद रखना, सारा रिजर्व जोड़ के दिखा देंगे, अगर कोई रिजर्व में नेगेटिव बैलेंस है तो नेगेटिव भी दिखाएंगे। रिजर्व मतलब पीएल का बात कर रहा हूं। अब पीएल में आपको पता, अगर प्रॉफिट होगा तो पॉजिटिव बैलेंस होगा, किंतु पीएल में अगर लॉस आ गया तो क्या होगा, नेगेटिव बैलेंस होगा। पहले जब पुराना सिस्टम में होता था, जो डेबिट बैलेंस होता था पीएल में, बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाते थे, अब ऐसा नहीं चलेगा। अगर नेगेटिव है तो रिजर्व में नेगेटिव बैलेंस दिखाओ। नहीं समझा, मेरे पास कैपिटल रिजर्व इतने रुपए का है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व इतने का है, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इतने का है, जनरल रिजर्व मेरे पास इतने का है। पीएल अगर पॉजिटिव है तो जोड़ के लिख दो, अगर नेगेटिव है तो माइनस करके अमाउंट लिख दो। अगर नेट में भी माइनस आ रहा है ना, ये माइनस, तो ये नेगेटिव फिगर ही लिखोगे रिजर्व एंड सरप्लस में जाके। बैलेंस शीट में भी नेगेटिव फिगर लिखो, मतलब अब नेगेटिव फिगर लिखना अलाउड हो गया है, पहले नहीं होता था ये सब। अब अगर बोल रहा नेगेटिव है तो नेगेटिव दिखाओ, कुछ चेंज मत करो, क्योंकि हम लोग तो समझ जाते हैं, बाकी लोग नहीं समझ सकते फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उनको इजी करने के लिए सब किया है। लिखो, एज पर शेड्यूल 3, एज पर शेड्यूल 3 ऑल रिजर्व्स, जल्दी जल्दी लिखो, all reserves are disclosed, all reserves are disclosed under this heading, इस heading में दिखाएंगे, all reserves are disclosed under this heading as follows, as follows, as follows। कौन कौन सा कैसे दिखाएंगे भैया, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आपके पास कोई कैपिटल रिजर्व है, तो आप लिखोगे कि हमारे पास कैपिटल रिजर्व इतने रुपए का है। फिर आपके पास मान लो कोई एक रिजर्व है जिसका नाम है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सुना सुना लग रहा है भाई, फिर से कैपिटल रिजर्व लिख दिया, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व लिख दी। इसके बाद हो सकता है आपके पास कोई सिक्योरिटीज प्रीमियम हो, समझ रहा है, फिर कोई दे दिया डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व दे दिया, कोई रीवैल्यूएशन रिजर्व दे, सुना होगा ये सब नाम, रीवैल्यूएशन रिजर्व दे दिया, अगर मान लो कोई रीवैल्यूएशन रिजर्व, समझ रहा है। और
जनरल रिजर्व हो गया। अरे कोई भी आधर रिजर्व, कोई भी रिजर्व, अब रिजर्व का कोई लिमिट तो है नहीं, जो भी रिजर्व है मैं ऐसे लिख देता हूं, कोई भी आधर रिजर्व, कोई भी, और लास्ट में वो पीएल का बैलेंस आएगा, पीएल का बैलेंस, उसको लोग बोलता है सरप्लस। मैं ब्रैकेट में समझाने के लिए लिख दिया पीएल। अब ये वाला जो फिगर आता है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। बस अब ये जो नेट फिगर आएगा ये टोटल कर लिए, ये टोटल फिगर हम बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस में दिखा देंगे। अच्छा ये बात है भैया, टोटल फिगर दिखा देंगे। हाँ बस ध्यान रखना है कि पीएल अकाउंट में अगर लॉस है, डेबिट बैलेंस है, नेगेटिव है, तो वो नेगेटिव ही दिखाया जाएगा। एक नोट लिख लो सर, मैं कम करता हूं, यहां सरप्लस में कैसे लगाया और यहां के एक नोट लिख देता हूं, बाद में दिक्कत नहीं हो। मैं बोल रहा हूं डेबिट बैलेंस इन पीएल, डेबिट बैलेंस मतलब ही लॉस हो जाएगा। डेबिट बैलेंस इन पीएल is also shown under this heading, इसी हेडिंग में दिखा दो as a negative balance। पहले क्या होता, पीएल का कोई डेबिट बैलेंस दे दिया, एक्यूमुलेटेड लॉस दे दिया, उसको आप एसेट साइड में दिखा देते, मतलब नहीं यहीं दिखा दो ना, खत्म करो काम को, यहीं दिखाओ, काम खत्म करो। बात तो सही है। तो रिजर्व का पॉइंट तो मेरे को लगता है सबसे इजी है, ऐड करो लिख दो, इसमें कुछ समझाना ही नहीं है। अच्छा भैया, अच्छा आगे भैया आगे। उसके बाद अगला क्या पॉइंट है, मेरा बैलेंस शीट ये देखो, अगला पॉइंट मुझे मिला मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। ये शेयर वारंट ये क्या होता है? जनरली ये वर्ड शेयर वारंट बच्चा लोग का थोड़ा बहुत सुना हुआ रहता है, बचपन में 11-12 में पढ़ाई करता है ना, कॉमर्स बिजनेस स्टडीज, उसमें आता है कई बार। मेरे को कुछ लिखाना नहीं है, बस मैं ऐसे कॉन्सेप्ट नंबर 5 लिख के रख रहा हूं, शेयर वारंट। इसमें कुछ लिखाने का बात नहीं है, बस मैं इसलिए लिख रहा हूं जिससे याद रहे कि अपने लोगों ने डिस्कशन कर लिया था। भैया सुनो ना, मेरे को ये पता ही नहीं है कि शेयर वारंट क्या होता है, हम बचपन में फांकी मारे थे, छोड़ के आ गए थे, मेरे टर्म में इंपॉर्टेंट नहीं था, बता दो ना शेयर वारंट क्या होता है। ओहो ठीक है, चलो मैं बताता हूं। शेयर वारंट समझना है, ध्यान से सुनो, एक बार में समझो। मान लो एक कंपनी है, कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज, समझ गया, रिलायंस इंडस्ट्रीज कंपनी है। अब एक आदमी है जिसका नाम है अभिमन्यु अग्रवाल। अच्छा, अब इसके पास आज हाथ में 5 करोड़ रुपए है। कितना रुपया है? 5 करोड़। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास जाता है और अभिमन्यु अग्रवाल रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुक्कू भाई को बोलता है, मुक्कू भाई जानते हो ना, मुकेश अंबानी, हम मुक्कू भाई बोलते हैं। तो मुक्कू भाई को बोलता है कि भाई साहब मेरे पास 5 करोड़ है, ये रख लो और अपनी कंपनी का शेयर दे दो आज। अब मुकेश भाई बोलता है कोई शेयर वेयर नहीं दे पाएंगे, वी आर रियली सॉरी, हमारा जो शेयर इशू होना था हम कर दिए हैं, बाजार में है वो इशू कर दिया गया है, अब हमें अब कोई पैसे का जरूरत नहीं है, तो भैया हम शेयर नहीं दे पाएंगे। अब हम रिलायंस के पीछे लग गए, नहीं नहीं मेरे को आपका शेयर चाहिए, हमको चाहिए चाहिए, एकदम पीछे ही पकड़ गए। बोलता भाई साहब, रिलायंस बोलता भाई साहब एक काम करो, आपको शेयर लेना है ना, तो हम लोग ना 5 साल बाद एक नया इशू लाएंगे, उस वक्त आप करना अप्लाई, आपको शेयर मिल जाएगा। हम बोला नहीं 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 वो सब नहीं चलेगा, हमको चाहिए शेयर, हमको चाहिए शेयर, तुम ये पैसा रख लो। मुकेश भाई को बोलता 5 करोड़ रुपए रख लो, हमको शेयर चाहिए, हमको नहीं पता। पीछे लग गए। तब कंपनी को कुछ करना था, तो कंपनी एक तरकीब निकाला, आइडिया निकाला। कंपनी क्या बोलता है, अभिमन्यु अग्रवाल को क्या बोलता है रिलायंस, बोलता है एक काम करो आप 5 करोड़ रुपए दे जाओ। हम बोले ठीक है 2 शेयर दो। बोले नहीं 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 शेयर नहीं दे रहे। हम बोले तो, बोले हम आपको एक वारंटी पेपर देंगे आज, वारंटी पेपर, एक पेपर देंगे, उसमें वारंटी पेपर है बोलते हैं उसको। बोले उसमें हम ये लिख के देंगे आपको कि 5 साल बाद या जब भी हम नया इशू लाएंगे ना, तो आपको उस दिन हम 5 करोड़ का शेयर दे देंगे। हम आपको लिख के दे रहे हैं, आप पैसा दे जाओ, पर आज शेयर नहीं मिलेगा। मैं आपको ये वारंटी पेपर दे रहा हूं, तो अगला जब भी मैं इशू करूंगा, आप मेरे को पेपर दिखाना, मैं आपको शेयर दे दूंगा 5 करोड़ का। तो कंपनी को पैसा मिल गया और कंपनी ने वारंटी पेपर इशू कर दिया, वारंट, ये शेयर वारंट। अच्छा, ये शेयर वारंट है, बस बस इतना ही है भैया। मेरे मन में डाउट हो रहा है, तो ये जो वारंटी पेपर है, तो ये शेयर ही हो गया ना? नहीं, ये शेयर नहीं, आज ये वारंटी पेपर है।
फ्यूचर में इसके अगेंस्ट में शेयर इशू करेगा कंपनी। कंपनी जब भी आगे शेयर देगा तो ये अभिमन्यु अग्रवाल को देगा 5 करोड़ रुपए का शेयर। अच्छा, ये बात है भैया, ये बात है। अच्छा भैया एक बात बताओ, हाँ, ये कंपनी जो आज शेयर वारंट इशू किया है, ये शेयर वारंट के ऊपर कंपनी डिविडेंड तो पे करेगा ना, शेयर होल्डर को डिविडेंड तो देगा ना, मतलब ये जो वारंटी ये अभिमन्यु अग्रवाल इसको डिविडेंड देगा ना, शेयर थोड़ी ना, शेयर वारंट है, कोई डिविडेंड नहीं देगा। अच्छा भैया एक बात बताओ, वोटिंग पावर तो रहेगा ना, जैसे शेयर में वोटिंग पावर होता है, वोटिंग पावर तो मिलेगा ना, ना कोई वोटिंग पावर भी नहीं। तो बोल रहे ये अभिमन्यु अग्रवाल क्या पागल है कि बेकार में 5 करोड़ रुपए दे के आ गया कंपनी को, इसको क्या फायदा होने वाला है? अरे इसको छोड़ो भैया, कंपनी को क्या फायदा होने वाला है? क्या क्या है ये, मतलब हो क्या रहा है? देखो भैया कंपनी का क्या है कि कंपनी को एक आदमी मिल गया जो उसका शेयर फ्यूचर मिलेगा, कंपनी को श्योरिटी मिल गया कहीं ना कहीं, कंपनी के पास फंड्स भी आ गया थोड़ा सा एक्स्ट्रा, और मजा का बात है ना डिविडेंड देना है ना वोटिंग राइट देना है, अभी के लिए तो कंपनी का फ्री का पैसा एक तरह से। शेयर होल्डर को क्या फायदा, आई मीन इस आदमी को क्या फायदा है? इस आदमी का एक ही फायदा है जो मुझे नजर आता है। क्या होता है आज जब ये शेयर वारंट इशू करता है ना कंपनी, तो आज कंपनी ना शेयर का प्राइस और नंबर ऑफ शेयर को ना फिक्स कर देता है। मतलब आज मान लो ये शेयर 1,500 रुपए पर शेयर चल रहा है, तो 1,500 रुपए प्राइस फिक्स्ड और कितना नंबर ऑफ शेयर होगा वो फिक्स्ड हो गया। अब क्या 5 साल बाद ये शेयर वारंट के बदले जब शेयर मिलेगा मेरे को, तो मेरे को इसी रेट में इतना ही नंबर ऑफ शेयर मिलेगा, तो मेरे को क्या स्टॉक एप्रिसिएशन मिल सकता है। अब 5 साल बाद अगर यही शेयर 2,500 का हो गया तो मेरे को फायदा हो जाएगा, मेरे को फायदा हो जाएगा। कंपनी का कुछ नहीं है, कंपनी को तो पैसा मिल गया 5 करोड़, कंपनी बस शेयर दे देगा मेरे को फायदा हो सकता है, बस यही फायदा है। और हाँ एक और बात, ये जो शेयर वारंट होता है ना मुन्ना, ये वारंटी पेपर जो देता है ना, ये बियरर बॉन्ड एक तरह का, बियरर बॉन्ड समझता है ना, मतलब जिसके हाथ में वही मालिक बन जाएगा। मतलब आज अभिमन्यु अग्रवाल के पास शेयर वारंट है, अब मान लो अचानक से मन चेंज हो गया इसका, तो ये शेयर वारंट कोई किसी और को दे देगा। नहीं समझा मेरा बात, ये किसी और को दे देगा। मान लो ये वारंट सतीश को बेच दिया, नहीं समझा, तो सतीश के हाथ में शेयर वारंट है ना, तो जिस दिन कंपनी शेयर वारंट के बदले शेयर देगा सतीश को देगा, अभिमन्यु को नहीं देगा। समझ में आ रहा है? ये शेयर वारंट है, तो मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, अगर शेयर वारंट के अगेंस्ट में कोई मनी भी रिसीव हुआ तो वो आएगा वहां पर उस साइड में। जनरली शेयर वारंट किसी कंपनी में देखने में मिलता नहीं है। आज के दिन में तो हमको याद नहीं आ रहा है, हम शायद एक कंपनी में देखे थे जब हम आर्टिकलशिप करते थे तब। उसके अलावा मैंने एक कंपनी, बहुत है, उस कंपनी का नाम भी याद नहीं है, वो बहुत बढ़िया कंपनी था वैसे, एक्चुअली बता नहीं सकते हैं वो सब चीज, बताना ठीक नहीं है, एनीवेज छोड़ो। तो हमने वहां देखा था शेयर वारंट, और मैंने किसी कंपनी का अभी शेयर वारंट रिसेंट में किसी कंपनी पे नहीं देखा, रिसेंट में तो नहीं देखा, देखूंगा तो आपको बताऊंगा। पर ये है, तो जनरली आइटम आता ही नहीं है क्योंकि होता ही नहीं ज्यादातर टाइम। एक लास्ट आपको बता देते हैं, अगला जो हेड है देखो, मैं दिखाता हूं बैलेंस शीट कहां बनाया था, 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 ये रहा बैलेंस शीट। लाइबिलिटी साइड मेरा शेयर होल्डर्स फंड खत्म हो गया। इसके बाद वाला हेड है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। अरे सर आज सारा हेड कराओगे क्या? नहीं नहीं, बस ये लास्ट है, इसके बाद और पक्का। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये क्या भैया, ये आइटम क्या है मैं समझाता हूं। कॉन्सेप्ट 5 हो गया, कॉन्सेप्ट 6, इसमें भी कुछ लिखने का बात नहीं है, सिर्फ समझने का बात है। कॉन्सेप्ट नंबर 6 है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ये है क्या, ये तो समझाओ। समझा रहे हैं भाई साहब, जरूर किए। मान लो मेरा करंट ईयर जो है ना वो चालू हो रहा है 1 अप्रैल 2023 और ये ईयर एंड हो रहा है 31/3/24, ये मेरा करंट ईयर है। अब इस साल ईयर के एंड में ना हमारे कंपनी ने कुछ शेयर इशू किए, यहां कहीं पर इशू किया, वे कितना तारीख को इशू किया, मान लो हमने 5 मार्च 24 को न्यू इशू लेके आया मेरा कंपनी, नया शेयर इशू कर दिया। अब आज मार्केट में इशू कर दिए तो हमको एप्लीकेशन मनी मिल गया। अब मान लो 18 मार्च तक मेरा सारा एप्लीकेशन मनी आ गया, एप्लीकेशन मनी मिल गया, एप्लीकेशन मनी आ गया।
अब तो हमको शेयर अलॉट करना है ना शेयर होल्डर को, किंतु हुआ क्या कि ईयर का एंड 31 मार्च है, यहां तक मैं शेयर अलॉट नहीं कर पाया। क्यों भैया? अरे भाई टाइम लगता है, अभी एप्लीकेशन आया है, काउंटिंग होगा भाई, एक दो शेयर थोड़ी ना आता है, करोड़ों करोड़ में आता है, पूरा रिकॉन्साइल करना पड़ता है, जो पैसा है सब कुछ ठीक है कि नहीं है, हिसाब सब करना पड़ता है, तो टाइम लग गया। तो इस अभी अलॉट नहीं हुआ, अब अगले साल जाके अलॉट होगा, अभी इस साल तो अलॉट नहीं हुआ। तो ये जो पैसा मुझे मिल रखा है जिसपे शेयर अलॉट नहीं हुआ है ईयर के एंड तक, उसको बोलते हैं शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। एप्लीकेशन मनी तो मिल गया है किंतु इसका शेयर अलॉट नहीं हुआ है। समझ में आ रहा है? एप्लीकेशन मनी मिल गया, हमने शेयर अलॉट नहीं किया, बाद में करेंगे तब देखा जाएगा, आज तो अलॉट नहीं हुआ है, तो ये पैसा मिल गया मेरे को, तो कहां दिखाएंगे? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। अरे भैया वो तो हम समझ ही गए थे, पर डाउट मेरा कुछ और है। एक डाउट है, क्लैरिटी करो, क्या डाउट है भैया? मेरा ये डाउट है कि जो शेयर एप्लीकेशन में नहीं पेंडिंग अलॉटमेंट है, इसको शेयर होल्डर्स फंड में नहीं क्या अलग से हेड बना दिया? शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल दिया है, वो शेयर होल्डर का पैसा है। रिजर्व एंड सरप्लस दिया है, वो भी शेयर होल्डर का पैसा है। शेयर वारंट भी शेयर होल्डर का, फ्यूचर शेयर होल्डर हो गए। किंतु शेयर एप्लीकेशन में नहीं पेंडिंग अलॉटमेंट वहां नहीं डाला, क्यों? वो लोग भी तो शेयर होल्डर बनेगा। सही बोल रहे हो, वो लोग भी शेयर होल्डर बनेगा, पर क्या कोई जरूरी है? आपने बचपन में एक पॉइंट पढ़ा होगा, वो क्या बोलते हैं, मिनिमम सब्सक्रिप्शन का पॉइंट। आज तो शेयर एप्लीकेशन में नहीं मिला है, ऐसा तो हो सकता है ना कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन का कंडीशन पूरा नहीं हो, और अगर मिनिमम कंडीशन पूरा नहीं हो तो सारा का सारा पैसा वापस करना पड़ेगा, तो लोग शेयर होल्डर बनेगा ही नहीं, उनको शेयर मिलेगा ही नहीं। तो इसीलिए उसको अलग हेड बना दिया है कि वो लोग फ्यूचर में शेयर होल्डर बनेंगे, इसका श्योरिटी नहीं है। शेयर वारंट वाले तो शेयर होल्डर बनेंगे ही, इसलिए शेयर होल्डर्स फंड में डाल दिया शेयर वारंट्स को। किंतु ये जो एप्लीकेशन में नहीं मिला है, अभी हमने शेयर अलॉट नहीं किया है, श्योर नहीं है ना कि शेयर अलॉट हो ही जाएगा, इनको हो सकता है सारा पैसा रिफंड करना पड़ जाए, इसीलिए इसको बाहर एक हेड में रख दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बात है, हाँ ये बात। अगला हेड मैं भी पकड़ूंगा तो तुम लोग गुस्सा हो जाएगा, बस इतना ही रखो। तो एक काम करना, अगला क्लास करने से पहले इतना पूरा रिकैप करके आओ, बड़े बढ़िया से रिवाइज करके आओ, उसके बाद अपने लोग आगे बढ़ेंगे क्लास को। अभी खत्म नहीं हो, अभी मुझे बहुत बात करना है बच्चे। मुझे नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट बात करना है, फिर मेरे को पीएल लेके चर्चा करना है, अभी कहानी बाकी है बच्चे। तभी आप एक काम करो, इतना दूर पर रिवाइज कर लो। आज अभी क्या क्या पॉइंट पढ़े? सबसे पहले मैंने आपको बताया शेड्यूल 3 जो है कंपनीज एक्ट के हिसाब से जो है, उसमें दो डिवीजन बनाया है, डिवीजन 1 डिवीजन 2। जो पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स है 2006 वाले, वो लोग डिवीजन 1 यूज करते हैं, और नए वाले इंड एस रूल 2015 जो यूज करते हैं जो कंपनीज, वो लोग के लिए डिवीजन 2 अप्लाई होता है। हमें कौन सा पढ़ना है? डिवीजन 1 पढ़ना है। तो हमने डिवीजन 1 का चर्चा चालू कर लिया। अब डिवीजन 1 में क्या पढ़ना है हमें? डिवीजन 1 में क्या पढ़ना है मुन्ना? डिवीजन 1 में क्या पढ़ना है भैया? डिवीजन 1 के अंदर पार्ट 1 है और पार्ट 2 है। पार्ट 1 में बैलेंस शीट दिया, पार्ट 2 में पीएल का फॉर्मेट दिया। किंतु ये सब करने से पहले एक जनरल इंस्ट्रक्शन सबको पता होना चाहिए। पहला, अगर शेड्यूल 3 और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का लड़ाई हो जाए, प्रेजेंटेशन लेके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का बात सुन लेना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर कोई नया हेड ऐड करने बोलता है इस फॉर्मेट में, ऐड कर देना, डिलीट करने बोलता है तो डिलीट कर देना, अगर कोई नाम भी चेंज करने बोल रहा है तो कर देना। जो भी आप बैलेंस शीट पीएल बनाओगे, उसके अंदर जो भी आइटम्स दिखाओगे, उसका क्रॉस रेफरेंसिंग नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाओ। शेड्यूल 3 में जो नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोजर करने बोला है, वो प्राइमरी डिस्क्लोजर है। अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कोई डिस्क्लोजर है तो वो एडिशनल डिस्क्लोजर है, वो भी करना पड़ेगा इन एडिशन टू शेड्यूल 3 का जो डिस्क्लोजर आप दिखा रहे। क्या समझ में आ रहा है? उसके बाद हमने वो फॉर्मेट पूरा, आपका ये फॉर्मेट पूरा बना लिया। फिर मैंने फॉर्मेट बनाया आपके साथ, फिर मैंने आपके साथ चर्चा किया कि मेजरली जो लाइबिलिटीज है दो तरह का होता है, करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट, एसेट भी करंट और नॉन करंट। कैसे पता चले कि कोई करंट है कि नॉन करंट है? तो बोलता है 4 कंडीशन है, उसमें से एक पूरा करो तो करंट आइटम है। कौन सा कंडीशन? कंडीशन नंबर 1 कि कोई भी आइटम का अगर कलेक्शन होना है और या फिर पेमेंट करना है, तो अगर अगले 12 महीने में होना है बैलेंस शीट डेट से, तो करंट आइटम है। या फिर कलेक्शन और पेमेंट ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर हो तो भी चलेगा। किंतु ध्यान रखना, ऑपरेटिंग साइकिल का पॉइंट तभी काम आएगा जब ऑपरेटिंग साइकिल आपका 12 महीने से ज्यादा है, नहीं तो कंडीशन 1 ही ठीक है। या फिर तीसरा पॉइंट था हेल्ड फॉर ट्रेड होना चाहिए, चौथा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होना चाहिए। चारों में से कोई एक कंडीशन पूरा करो तो आप करंट आइटम हो,
और चारों में से अगर कोई भी कंडीशन पूरा नहीं हुआ तो आप कौन हो, नॉन करंट आइटम। उसके बाद हमने जो चर्चा किया है वो था तुम्हारा, ये तो लिख लिया। हाँ, राउंडिंग ऑफ का पॉइंट बोला, वो कंपनी जिसका टर्नओवर 100 करोड़ से कम है वो 100 में, 1000 में, लैक्स में, मिलियंस में राउंड ऑफ कर सकता है, और वो कंपनी जिसका टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा है वो लोग लैक्स, मिलियंस एंड करोड़ में राउंड ऑफ कर सकता है। फिर हमने चर्चा किया शेयर कैपिटल में क्या क्या चीज डिस्क्लोज करना पड़ता है, डिस्क्लोजर क्या है नोट्स टू अकाउंट्स में। तो पहला ऑथराइज कैपिटल दिखाना पड़ेगा, नंबर अमाउंट। दूसरा आपको क्या दिखाना पड़ेगा, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, पेड अप, फुल्ली पार्टली, वो सब बताना पड़ेगा। तीसरा अगर कोई कॉल्स इन अरियर है तो उसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। कोई शेयर फॉरफीचर में बैलेंस है उसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। रिकंसिलिएशन दिखाना है नंबर ऑफ शेयर का बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द ईयर में। ऐसे शेयर होल्डर जो हमारी कंपनी का 5% से ज्यादा शेयर होल्ड करते हैं उनका लिस्ट बनाना पड़ेगा। अगर हमारा कोई होल्डिंग कंपनी है तो वो कितना शेयर होल्ड करता है वो बताना पड़ेगा। अगर हमने कोई शेयर रिजर्व करके रखा है, किसके लिए, कोई ईसॉप्स के लिए, या फिर कोई शेयर कमिट कर दिया कि हम लोग देंगे, तो उसका भी डिटेल्स देना पड़ेगा। एक तो आपको स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन शेयर दिखाना पड़ेगा लास्ट 5 साल का करंट बैलेंस शीट डेट से, और लास्ट में हर एक केस में आपको शेयर का फेस वैल्यू बताना पड़ेगा। फिर रिजर्व एंड सरप्लस का पॉइंट था, सारे रिजर्व्स और सरप्लस जोड़ लो, पीएल अगर नेगेटिव बैलेंस है तो नेगेटिव भी लिखा जा सकता है। फिर शेयर वारंट आपको बता दिया, शेयर वारंट क्या है, और उसके बाद शेयर एप्लीकेशन नहीं, पेंडिंग अलॉटमेंट, और बस इतना करके हमने खत्म किया आज का क्लास। ठीक है बच्चे, चलो टाटा, पूरा रिवाइज कर लो, अच्छे से नोट्स बना लो, जैसे मैंने लिखवाया काम आएगा। ठीक है, चलो बाय बाय।